हेलो। हाँ भाई ऑपरेटर महोदय म्यूट कर देना। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? टेस्ट वगैरह हुआ क्या आज आपका? क्यों? हाँ? क्या? क्यों नहीं लेते? हाँ? हाँ? तो वह क्यों नहीं? तो मैं पूछता हूँ, कब से नहीं हुए? 3 सप्ताह, रक्षाबंधन के बाद। किसका टेस्ट बोला हुआ तुम्हारे मंडे? किसका? स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स योगा बोला हुआ। और कल है तुम्हारा टेस्ट। ठीक है राजी। हालांकि राजी तुम पहले ज्यादा थे, नहीं हो रहा था तब। बढ़ने की कोशिश मत करो मेरे सामने तुम, है ना? यार टेस्ट नहीं है इसलिए सारे आए हुए हो, टेस्ट नहीं है इसलिए क्लास भरी हुई है। टेस्ट होता तो अब तक आधे फरार होते। मैं पिछले 2 बैचों में क्लास लेके आया हूं, तो 1 से 3 और 3 से 5 वाले बैच में, सुबह वाले में तो सुबह सुबह ही होगी थी उसमें क्लास, तो उनमें आज यूं आराम से बैठे हैं बच्चे। अरे मैं आराम से कैसे बैठे हो? टेस्ट, इसलिए मैंने आते पूछा कि तुम्हारा टेस्ट, मेरे को पता चल गया आप सारे हो, तो इसका मतलब टेस्ट ही नहीं। चलो क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? समाचार। चलो सुनाओ देखे थोड़े। आपने राजस्थान का पहला अखबार जो भरतपुर से पब्लिश हुआ था, कौन सा? मजहरुल सरूर। कब पब्लिश हुआ? 1849 में। कौन कौन सी भाषाओं में? हिंदी और उर्दू। बाद 3 अखबार जोधपुर स्टेट ने निकाले थे, कौन कौन से? जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। जोधपुर गवर्नमेंट गजट कब पब्लिश हुआ? 1864। मारवाड़ गजट 1866, मरुधर मित्र 1866। फिर उदयपुर वालों ने एक गजट निकाला, उदयपुर गजट, वो कब निकाला गया? 1869। उसी का नाम बदल के 79 में सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था, और वो जो था राजस्थान का पहला वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था। उसके बाद एक बूंदी वालों ने अखबार निकाला था, सर्वहित। कब पब्लिश हुआ? और उस अखबार में क्या अंकित होती थी? मुद्रण संख्या। क्या पब्लिश की जाती? मुद्रण। उसके बाद में एक अखबार हम पढ़ रहे थे जिसके 2 नाम थे, राजपूताना अखबार
या रोस्तुल तालीम, क्या क्या नाम थे? राजपूताना अखबार या रोस्तुल ताल। 1856 में कौन पब्लिश करता था? कन्हैयालाल। कहां से पब्लिश करते? जयपुर। कहां से करते? जयपुर। उसके बाद एक अखबार जो नन्ना मुन्ना रही हूं, देश का हितैषी हूं, देश का हितैषी, तो कौन सा अखबार था? देश हितैषी। कौन निकालते? मुन्नालाल वर्मा। कहां से, कब निकालना शुरू किया? फिर एक बंदे थे जो मुराद मांगते, मौलवी मुराद अली। कौन सा अखबार निकाला? राजपूताना गजट। कौन सा अखबार निकाला? राजपूताना गजट। कब निकालना शुरू किया? 1885। कहां से निकालना शुरू किया? अजमेर से निकालना शुरू किया। और उसमें एक महिला पत्रकार थी, मोती बेगम। फिर एक अंग्रेजी का अखबार था, फिर भी सरकार के खिलाफ लिखता था, राजपूताना हेराल्ड। कौन निकालते? हनुमान जी थे। उन्होंने कहा मुझे किसी का डर लगता तो अंग्रेजी अखबार है, सरकार के खिलाफ लिखता। तो उसने कौन से आईजी की आलोचना कर दी? पाउलेट। और कौन से प्रधानमंत्री की? फिर एक समर्थ आदमी ने कहा मैं दिल्ली अखबार निकालूंगा, मुंशी समर्थदान। और किसको समाचार सुनाते थे? तो अखबार का नाम क्या था? राजस्थान समाचार। कब निकालना शुरू किया? और बाद में क्या कर दिया उसको? दैनिक। पहले पहले तो खबरें किसकी छापते थे? आर्य समाज। बाद में छापने लगे पॉलिटिकल। झालावाड़ के कौन से राजा को हटाते हैं अंग्रेज? कब हटाते हैं? तो ये खबर कौन से अखबार ने पब्लिश की? राजस्थान समाचार। किसने पब्लिश की? उधर भाई 1919 के अंदर अपने राजस्थान सेवा संघ बनता है, कहां पर बैठ के? वर्धा। और इन लोगों ने वही वर्धा से अखबार निकाला। कब निकाला? अक्टूबर 1920। इसका नाम राजस्थान केसरी क्यों है? केसरी सिंह बात। अच्छा, वहां वर्धा में इनको पैसे कौन देता था? जमनालाल बट। और इसके संपादक कौन थे? उप संपादक कौन थे? विजय सिंह जी अजमेर आगे तो किसने निकाला? सत्यदेव विद्यालंकार। किसने निकाला? बाद में अखबारी कहां से पब्लिश हुआ? अजमेर। बंद कब कर दिया गया? तो नया कौन सा निकाला गया? नवीन राजस्थान के संपादक कौन है? किशोर सिंह वर्मा। प्रकाशित कौन करते थे? विजय सिंह पथिक। कहां से प्रकाशित करते? अजमेर। लेकिन बाद में इस अखबार पर क्या लगा दी गई? बैन कर दिया। अखबार क्या कर दिया? बैन। इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी होती थी, यश वैभव की चाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। तो इस अखबार का नाम चेंज करके क्या किया इन लोगों ने? तरुण राजस्थान। कब पब्लिश हुआ? 1923। अब पब्लिश कौन करते हैं उसको? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। कहां से? अजमेर से। व्यास जी ने कहां से निकाला? दो संवाददाता कौन कौन थे इसके? कुंवर मदन सिंह और नैनूराम शर्मा। इसका इंग्लिश वर्जन कौन सा था? यंग राजस्थान। यंग राजस्थान कहां से निकलता? अजमेर से। कौन निकालते? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। और ये भी आपका अजमेर से पब्लिश होता था। फिर एक कब पब्लिश हुआ था? 1929। फिर एक अखबार था जो विधवाओं के लिए खबरें वबरें चाहता, आर्य मार्तंड। कौन सा था? कौन पब्लिश करते? राम सहाय। कब पब्लिश हुआ? 1923 में। कहां से पब्लिश हुआ? तो विधवाओं के लिए क्या किया इस अखबार ने? उनके विज्ञापन कैसे छापे थे? निःशुल्क। फिर एक अखबार ऋषिदत्त मेहता निकालते, राजस्थान वीकली। कब निकाला? कहां से निकाला? ब्यावर। कहां से निकाला? ब्यावर। ब्यावर से अखबार पब्लिश किया और इसमें आड़ोती क्षेत्र की खबरें आती। फिर एक अखबार गांधीवादी विचारधारा का था, त्याग भूमि। कब निकलना शुरू हुआ? 1927 में। कहां से? अजमेर। कौन कौन निकालते? श्यामानंद राहत। कितने पेज थे? महिलाओं के। कॉलम का नाम क्या था? आधी दुनिया। क्या नाम था? उसके बाद एक अखबार था नव ज्योति, गांधी जी के जयंती पे, 2 अक्टूबर 1936। कौन कौन निकालते हैं? रामनारायण चौधरी। बाद में कहां से पब्लिश किया? फिर एक नव ज्योति आ गया था, एक नव हो रहा नव जीवन। वो कब आया? 1939। किस किसके द्वारा? नारायण सिंह और कनक मधुकर। और कनक मधुकर ने थोड़े दिन कहां से, वरना पहले कहां से होता था? अजमेर। फिर एक अखबार आ गया प्रजा सेवक। कौन सा अखबार था? कौन निकालते हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कहां से? जोधपुर। कब निकालना शुरू किया? फिर एक काला क्या था? गुलाब चंद काला। कौन सा अखबार निकालते? जय भूमि। कौन सा? जय भूमि। कहां से? जयपुर से। कब से? फिर एक पूरे जयपुर को समाचार किसने सुनाए? श्यामलाल शर्मा। कब सुनाए? 1942। कहां से? वो भी कहां से हुआ? जयपुर। फिर जयपुर से एक और निकला, राजस्थान हेराल्ड। कौन सा निकला? वो कब निकला?
कौन निकालते उसको? केसरलाल जैन। फिर एक अखबार था, इस पे लिखा था चोर, पापी और उल्लू। प्रचार कौन निकालते? प्रीतम कामदार। कौन निकालते? कहां से? अजमेर से। कब पब्लिश करते? क्या लिखा होता था उसके ऊपर? चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। पर प्रचार पब्लिक की। लोकवाणी किसने निकाला? किसकी याद में? कब से? कहां से? कहां से? जयपुर। वैभव किसका अखबार था? जगन्नाथ दास अधिकारी। किसका अखबार था? कौन सा अखबार था उनका? विश्वामित्र किसका था? फूलचंद अग्रवाल। कहां से पब्लिश करते? जैसलमेर वालों का अखबार, कोटा वालों का। सारे हो गए। प्रताप। हाँ, रियासती कौन निकालता था? उसमें कौन सी खबर छपी? जोधपुर किसे मिल सकता है? बिजोलिया की खबरें किसने छापी? प्रताप। कहां से पब्लिश होता? कौन पब्लिश करते? गणेश शंकर। इतने थे सारे, याद कर लिया। थो भाई, नजर नहीं लगी। कितने अखबार थे? मैं तो कहता हूं आप तो जिसको सारे याद है, ढंग से याद हो, मतलब जो यूं बिना कॉपी देके अकेला ही बोल सके बैठा बैठा कि भाई 1849 मजरुल सरूर भरतपुर हिंदी उर्दू, 1864 जोधपुर गवर्नमेंट गजट, 1866 मारवाड़ गजट, 1866 मरुधर मित्र, फिर उदयपुर गजट, 1869 उसी का नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर, 1890 सर्वहित बूंदी। यूं सारे याद हो। वो अपने आस पड़ोस में कोई आपके हो जो आरएस की तैयारी करता हो, उसको सुना दो, वो 3 दिन सोएगा नहीं भाई। उसको नींद आएगी। हो गया तू खाता क्या है? और आपका ऐसा ऐसे चलता है अपना, तो सब याद है अपने को, सब कुछ, भले और कुछ ही नहीं आता हो आप, पर अपने समाचार पत्र तो सारे, है ना। ऐसी चीजें सबके याद नहीं होती, है ना। उस दिन आप ही सोच रहे होंगे इतने दिन तो बाद सर आए और 8 पन्ने पर आके चले गए, है ना। आपने गालियां निकाली होगी मुझे खूब सारी, पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब इनमें कोई बातें तो है नहीं। अखबार था तो अखबार था। हालांकि मैंने तो खूब बातें की फिर भी आपसे कि भाई लुगाइयों का राज आ जाए तो क्या हो जाए, इधर उधर से जबरदस्ती बातें करने की कोशिश की है। 5 मिनट। हाँ, अब वो वही थी, थोड़ी बहुत त्याग भूमि में बात थी। बाकी तो अब यूं फिर मौलवी मुराद अली बीमार है, बीमारियों की बात उनकी, है ना। क्या कर सकते थे उसमें, पर चलो इस चक्कर में अपने याद तो हो गए, है ना। जो चीजें जितनी कठिन होती है वो उतनी अच्छी होती है। सत्य शिव सुंदर। जो कठिन है वो तीनों है, सत्य भी है, शिव भी है और जिन सत्यम शिवम सुंदर। तो चीजें कठिन होती है उनको याद करने में मजा आता है यार बात। अब ऐसी चीज आप याद करो और किसी को याद नहीं हो, मैं कहूं 2 दिन अपने को रोटी नहीं पाए, कहने लगे आज मैं ऊपर आसमां, वरना मैं राजा महाराजा पढ़ाता हूं, मैं राजा मैं कहता हूं अलाउद्दीन खिलजी ने टेक किया, उधर से बेटा बेटा करा पद्मिनी। है ना। मुझे लगता है यार क्या पढ़ाऊं मैं इसका, ये जानता है यार, पहले से जानता है। मैं बीच में कोई कहता है सर ये व्यापार के लिए टेक हुआ था ना, व्यापार के लिए। हाँ यार व्यापार के लिए। हाँ सर, क्या पूछना चाहता है? नहीं नहीं बता रहा था मैं। फिर मैं उनको एक दिन समाचार पत्र पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? आज बता तुम। आज प्रीतम कामदार के बारे में तू कितना जानता है बता देगे। आज केवल मैं जानता हूं, तू जानता। तो वही बात है, आप अपने आस पड़ोस वालों से यूं कोई नॉर्मल दूसरी बात पूछोगे तो आपको ला देगा डिप्रेशन में, क्योंकि आप उसको पूछोगे वो ले तेरे सर ने ये भी नहीं बताया, तेरे सर ने ये भी नहीं बताया, वरना उसको जाके एक दिन आप उसके सामने 32 अखबार फेंक दो, फिर को सर ने ये बताया तू बता, इनमें तेरे कितने आते। चलो अब एक रफ कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन लिखो आप, अभी सारे क्वेश्चन का जवाब लिखो, फिर मैं लिखवाऊंगा फटाफट। लास्ट पन्ने पे लिख लो, रफ नहीं है, लास्ट पन्ने पे लिख लो, लिखो समाचार पत्रों का महत्व है, और आपके जितने पॉइंट लिख सको उतने लिखो फटाफट 5 मिनट में, जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, आपके जो दिमाग में है वो लिखो। समाचार पत्रों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। की पॉइंट्स लिखना, पूरी पूरी लाइनें नहीं, की पॉइंट लगा लो, आपको समझ आ जाए बस ऐसे। 2 4 5 7 जितने पॉइंट लिखे जाए लिख लो अपने।
लिख लिया? 10 पॉइंट किसने लिखे हैं? ऐसे लोग जिन्होंने 10 पॉइंट लिखे हैं, क्लास में खड़ा होकर कौन सुना देगा? तो मैं सुना दूंगा। हाँ, उधर वो पीछे इनको दो देखे, पीछे एक हाथ खड़ा कर रखा है। सर इन जनरल या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में कि पुराने टाइम पे जो अखबार लिखे जाते थे उनके बारे में, या फिर नॉर्मली? नहीं नहीं, अभी मैंने जो इन समाचार पत्रों का महत्व है जो अपने पढ़ रहे हैं, इतिहास, हम पुरानी बातें कर रहे हैं, पुराने लोग हैं। अच्छा, तो सर सबसे पहले अखबार के आने से ये हुआ कि देश और दुनिया से लोगों का जुड़ाव हुआ। उन्हें ये समझ आया कि ये जिस चीज़ को लेकर हम आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, ये दूसरी जगहों पे भी ऐसा हो रहा है, तो वो चेतना डेवलप हुई। कनेक्ट हुए, अपने बाकी दुनिया से कनेक्ट हुए, नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट हुए। ठीक है। दूसरा, जब विचारों का एक्सप्रेस करना जब लोगों ने अखबारों के माध्यम से शुरू किया, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आई। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उनका, किस तरीके से उन पे रूल किया जा रहा है, जो भी सरकारी ढांचा है वो सही है या नहीं है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन करना। फिर उसके बाद में इसके अखबारों के माध्यम से जब लोगों ने उनको पढ़ा तो उन्होंने अपने खुद के ओपिनियंस बनाए। यानी दो चीज़ें हुई दोनों साइड से। जिन लोगों ने लिखे अखबार, उन्होंने अपने जो विचार है वो व्यक्त किए, और उनको पढ़कर जिन लोगों ने अखबारों को पढ़ा उनके भी ओपिनियंस जो है वो डेवलप हुए। इससे जो भाषाओं का विकास है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर स्थानीय भाषा में अगर कुछ अखबार लिखा गया तो उससे जो चेतना है कि हम जुड़ाव रखते हैं उस भाषा से, वो भी डेवलप हुआ। इसके माध्यम से जो कोई भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। मतलब कहीं पे भी अगर कुछ अत्याचार हो रहा है, कोई भी डिमांड है, वो भी सामने रखी गई। तो ये सब, बाकी मैंने कंटेम्प्रेरी लिख दिया थोड़ा। तो क्यों कंटेम्प्रेरी क्यों लिखा तुमने? चलो कंटेम्प्रेरी बताओ, तुमने जो भी लिखा वो बताओ। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। न्यूज़पेपर्स डेली नेचर के होते हैं, इसलिए अगर आम व्यक्ति जो है जिसके पास और कोई ना तो इतना समय है कि बाकी वेबसाइट्स पे जाके या ना टेक्नोलॉजी है, उस आम व्यक्ति के लिए न्यूज़पेपर एक बहुत ही रूटीन जो है वो एक चीज़ हो सकती है कि वो किस तरीके से खबरों को देख सकता है। क्योंकि मान लीजिए जो पुरानी पीढ़ी का आदमी है जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता, और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है सरकार का। मान लीजिए कि कोई भी मुद्दा है जिस जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर। तो बेसिकली यही है। चलो शाबाश, कोई नहीं। और किसी ने हाथ खड़ा किया था आगे? इधर दो देखे। हाँ, आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। सर सबसे पहले तो कि राजनीतिक जागरूकता आई अखबारों के उसने जो माध्यम बताया से। उसके अलावा बताओ। सर एक तो अखबारों के माध्यम से प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन मिला, ठीक। किसान आंदोलनों को भी समर्थन मिला, और सर इससे आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ, और सर इससे समाज सुधार जो और महिलाओं से संबंधित कुरीतियां दूर हुई, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह। तीनों एक ही बात है, आर्य समाज, समाज सुधार, महिलाओं, तीनों एक ही बात। और इससे सर महिला सशक्तिकरण और सर सूचनाओं का प्रचार प्रसार, और लोगों को अपनी विचार व्यक्त करने का मौका मिला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर यही है। गंगानगर क्यों हनुमानगढ़ की? सर गंगानगर। चलो ठीक। सर हाँ, अरे मैं वहीं का हूँ, तो मुझे उस भाषा से कनेक्टिविटी फील होती है। जैसे ये शब्दों को जोर लगा लगा के बोलती है, अभिव्यक्ति मिली, प्रसार मिला, तो ये तो मैं खुद ऐसे ही बोलता हूँ, तो फिर मुझे उधर बड़ा जल्दी समझ में आता है। चलो और कोई? शाबाश, बैठ जाओ। और कोई? हाँ, उधर पीछे हो रहा है, उसको दे दो। सर इनके मतलब इनके अलावा बता दो, इन दोनों जो नहीं बताए तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट ही नहीं है, तो वो बता दो। इसके कारण कई लोगों को रोजगार भी मिला है, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं। तो नहीं सही है, अखबार बांटने वाले सुबह हाँ, उनको क्या क्या दिमाग लगाया है। चलो, पैसे मिलते हैं तभी तो जाते हैं वो बांटने। और
बस वो बाकी तो बोल ही दिया है। आगे क्या सर, अतरंगी यही था मेरे पास। तो सारे बोल रहे, एक्स्ट्रा ये था। ये वो पीछे पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा था, उसको दो देगी। समाज में व्याप्त कुरीतियों का ये सारी बता चुके हैं हम, इनके अलावा नहीं बताओ। सर अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का सर इन्होंने प्रकाशन किया, जिससे लोगों में जन आंदोलन के प्रति जागरूकता आई। ठीक। और महिलाओं की मार्मिक स्थिति को प्रकाशित किया, जिससे जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। ठीक। जन जागरूकता का काम किया, जिससे लोगों में जन आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। समाज में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया सर इन्होंने। अपने लेखकों ने इनमें प्रकाशित किए सर अपने विचार, तो इससे लोगों में जन जागरूकता की भावना आई और आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। चलो ठीक, शाबाश। यही बातें सबने ये लिखी, मैं थोड़े अच्छे शब्दों में लिखवा दूं इनको, लिख लो। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उस टाइम तक नहीं थे ये, तब इनमें हीरोइनों की फोटो नहीं छपती थी। हाँ हाँ, उसमें नहीं, उसमें वैसे आता था अच्छी महिला कैसे बने, अच्छी माँ कैसे बने। एंटरटेनमेंट थोड़ी आ रही है। नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट ये है शनिवार वाला जोक बाहर आता है। इससे पता चलता है किसका अफेयर किसके साथ है। वो मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने एक दिन बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा, मैं को उनको मूवी दिखाने के लिए, मूवी आई थी बहुत पुरानी मूवी, कोई क्या मैं भूल गया, कोई मार्गरेट कैसे ऐसा कोई नाम था, कोई है ना, कल की कोचलिन की मूवी थी कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा अरे अच्छी मूवी है, मैंने इसका रिव्यू पढ़ा है, खूब अच्छे चले। तो वहां पर हम गए, तो हम 6 लोग ही थे सिनेमा हॉल में, और कोई है नहीं उसको देखने के लिए। स्ट्रो विद मार्गरीटा ऐसा कोई नाम था उसका, मतलब मूवी हिंदी मूवी थी, पर कोई ऐसा इंग्लिश में कुछ नाम दिया था उसका। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि यार सच में अच्छी मूवी है कि नहीं, अच्छा ही लोग देखने हैं। तो मैंने कहा अरे भैया अच्छी मूवी, अच्छी मूवी है। तो यूं बात कर रहे हैं किसकी मूवी है, कल की कोचलिन की। तो उन्होंने कहा कल की कोचलिन तो वही है ना जिसने अनुराग कश्यप से शादी की थी, अनुराग कश्यप से तलाक ले लिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तक तलाक नहीं हुआ उनका। उनका यार हो गया, उनका तलाक हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। इतने में हमारे को एक दोस्त और थे, उन्होंने नेट पे देखा, उन्होंने कहा नहीं हो गया, हो गया। तो वो बड़े वाले भैया मेरी तरफ देख के, तू आजकल शनिवार को अखबार को नहीं पढ़ा है? शनिवार वाले अखबार में यही बातें आती है, तो उसमें एंटरटेनमेंट है। वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ते शनिवार वाला को? तुम्हें किसी का अफेयर नहीं पता है? मर जाओ तुम सब। आओ करे, हमारे तो खुद वाले का जुगाड़ नहीं है। कहा लोगों के पढ़ते घूमे सर, हमारे तो खुद के जुगाड़ में लगे हुए। लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। आप फेयर में लिखना ना, लिखो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में किसका संचार हुआ? राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। फिर वो दूसरी बात, जब ये बिजोलिया की खबरें प्रताप नाम के अखबारों में छपी, तो हम नेशनल मूवमेंट से जुड़े। कैसे जुड़े भाई? बाकी भारत में क्या चल रहा है इसके बारे में भी तो हमें पता चला इन चीजों से। लिख लो, समाचार पत्रों के कारण, ड्यू टू न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों के कारण, ड्यू टू न्यूज़पेपर्स, राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था। राजस्थान वॉज कनेक्टेड विद नेशनल मूवमेंट। राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था। राजस्थान वॉज कनेक्टेड विद नेशनल मूवमेंट। फिर क्या, अखबारों ने जनहित के मुद्दे उठाए, पब्लिक वेलफेयर के मुद्दे उठाए। भाई यहाँ सड़क नहीं बनी हुई, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, स्कूल नहीं, कुछ भी ऐसे मुद्दे उठाए। लगातार ऐसी खबरें आती हैं, तो सरकार को विवश होना पड़ता है वो काम करने के लिए। तो राजाओं पे दबाव बना कि भाई ये हो रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा किया जाना चाहिए। लिख लो, समाचार पत्रों ने जनहित के मुद्दे उठाए थे, या जनहित के मुद्दे प्रकाशित किए थे। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड पब्लिक वेलफेयर इश्यूज, न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड पब्लिक वेलफेयर इश्यूज, जनहित के मुद्दे प्रकाशित किए थे। जनहित के मुद्दे प्रकाशित किए थे।
पब्लिश्ड पब्लिक वेलफेयर इश्यूज, जनहित के मुद्दे प्रकाशित किए थे, पब्लिश्ड पब्लिक वेलफेयर इश्यूज, जिससे राजाओं पर दबाव बना, विच प्रेशराइज्ड किंग्स, जिससे राजाओं पर दबाव बना, विच प्रेशराइज्ड किंग्स, जिससे राजाओं पर दबाव बना, विच प्रेशराइज्ड किंग्स। वही हम पढ़ रहे हैं, उस समय आर्य समाज ये सब काम कर रहे थे। यदि अखबार नहीं होते तो समाज सुधार की बातें दूर दूर तक पहुंचती नहीं। भाई एक आदमी कहां कहां तक जाके बताता ये करना है, ये करना है, ये करना है। अखबार में तो खबरें लगातार छप रही, तो एक ही बात जब हम लगातार कई दिन तक पढ़ते हैं तो हिट करती है। मैं आपको एक दिन एक बात बता के चला जाऊं, आपके उस दिन दिमाग में रहेगी, दूसरे दिन दिमाग में रह जाएगी, पर वो बात डेली आप पढ़ो तो आपको लगता है कुछ तो हो गई। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी है तो बुरा असर करेगी, अच्छी है तो अच्छा असर करेगी। तो अखबारों ने ये असर भी तो दिखाया। लेकिन समाज सुधार संगठनों ने, पब्लिक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, समाज सुधार संगठनों ने, पब्लिक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, समाज सुधार संगठनों ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, जिससे समाज सुधारों को गति मिली, which gave momentum to social reforms, जिससे समाज सुधारों को गति मिली, या एक्सेलरेट किया समाज सुधारों को, ये भी लिख सकते हो, which accelerated social reforms, which gave momentum to social reform, जिससे समाज सुधारों को गति मिली। अच्छा, वो जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई महिलाओं से संबंधित न्यूज वगैरह खूब सारी छपी, तो इससे महिला की कुरीतियां दूर हुई, महिलाओं की कुरीतियां दूर हुई, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ा। और फिर जब पढ़ते हैं कि भाई कटराथल में सम्मेलन वार, उसके अंदर इतनी महिलाओं ने भाग लिया, तो दूसरी जगह भी तो महिलाओं के अंदर ये बात आती है, यार अपने भी ये किया जाए। लिख लो, समाचार पत्रों ने महिलाओं से संबंधित कुरीतियों का प्रकाशन किया, कुरीतियों के बारे में बताया। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड अबाउट बैड कस्टम्स रिलेटेड टू वीमेन, महिलाओं से संबंधित कुरीतियों के बारे में बताया। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बैड कस्टम्स रिलेटेड टू वीमेन, अतः समाज द्वारा उन कुरीतियों को दूर किया गया। सो सोसाइटी रिमूव्ड दीज बैड कस्टम्स, अतः समाज द्वारा उन कुरीतियों को दूर किया गया। सो सोसाइटी रिमूव्ड दीज बैड कस्टम्स, समाज द्वारा उन कुरीतियों को दूर किया गया। सो सोसाइटी रिमूव्ड दीज बैड कस्टम्स, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड वीमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड वीमेन एम्पावरमेंट। वही हमारे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जितने भी, अब इनकी मीटिंग कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, किसके माध्यम से छपेगा? अखबारों। वरना ये खबरें कहाँ कैसे पहुंचाई जाती, लोग इकट्ठे कैसे होते, तो उनको बल मिला। देख लो, समाचार पत्रों ने किसान आंदोलनों तथा प्रजामंडल आंदोलनों को बल प्रदान किया। न्यूज़पेपर्स स्ट्रेंथन पीजेंट मूवमेंट्स एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों तथा प्रजामंडल आंदोलनों को बल प्रदान किया। न्यूज़पेपर्स स्ट्रेंथन पीजेंट मूवमेंट्स एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों तथा प्रजामंडल आंदोलनों को बल प्रदान किया। किसान आंदोलनों तथा प्रजामंडल आंदोलनों को बल प्रदान किया। और मैं बताता हूं आपको, इससे और कुछ हो ना हो, एक पक्का होता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप खुद को एक्सप्रेस तो करने लगे, है ना, कि भाई आज आपने 10 लोगों ने आंसर लिखा, 10 लोगों से खड़ा करके पूछा गया, तो 10 लोगों ने अपनी बात तो बताई। पूछा ही नहीं जाए तो बात बताई भी नहीं जाएगी, तो वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे चीजें। लिख लो, समाचार पत्रों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। न्यूज़पेपर्स प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समाचार पत्रों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। न्यूज़पेपर्स प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था।
मोटी मोटी सी बात यही है, बाकी घुमा फिरा के इनके अंदर की बातें है ना, उन्हीं पॉइंट को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो कभी 50 शब्दों में कोई लिखो है अखबारों का महत्व क्या, तो बता सकते हो। चलो अब कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं। लो एक टॉपिक पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ा है वो होगा आपकी किसी भी बैच में। आपने राजस्थान, मध्यकालीन जो राजस्थान था उसकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था पढ़ाई हुई है क्या? लिखो, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान। हिस्ट्री का टॉपिक एक और पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। अब सुनो, देख पहले अपने प्रशासन की बात करेंगे। होता क्या था अपने प्रशासन, प्रशासन अपना ये था कि एक राज्य होता, उसकी एक राजधानी होती, राजधानी में बैठता राजा। क्या बैठता? उसके बाकी भाइयों को जमीनें दी जाती, इस जमीन को बोलते जागीर। क्या बोलते? जागीर। या इस जमीन को बोलते ठिकाना। क्या बोलते? ये बातें हमने कई बार की इस प्रकार के, है ना। और इसका जो मालिक होता उसको बोलते सामंत। क्या बोलते? सामंत। तो एक भाई बनता राजा और बाकी भाई क्या बनते? सामंत। और वो ही पूरा प्रशासन संभालते थे। प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? सामंत। जैसे भाई आज मैं कह दूंगा, आप कह दो सर आज प्रशासन कौन संभालता है, तो मैं कहूँ आप संभालोगे। तो एसटीएम आरएस आईएएस बनते हैं, वो क्या संभालते हैं? प्रशासन। भाई आज आरएस आईएएस कैसे बनते? तो आपको सर एग्जाम दो, योग्यता आधारित नौकरशाही है। कैसी नौकरशाही है? भाई जो योग्य है वो क्या बन जाएगा? एसडीएम बन जाएगा। योग्य है वो कलेक्टर बन जाएगा, वो संभालेगा। पहले ये व्यवस्था वंशानुगत थी। कैसी थी? एक सामंत बना, उसका बेटा, उसका पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, वही क्या बनेंगे? सामंत बनेगा कौन? ज्यादातर मामलों में था कि राजा के जो भाई बंधु है वही क्या बनेंगे? सामंत। तो व्यवस्था वंशानुगत थी, व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अपने ब्लड रिलेटिव जो हुआ करते, जो भाई बंधु हुआ करते, उनको सामंत बनाया जाता, बाकियों को सामंत बनाया। अपवाद छोड़ दीजिए, ज्यादातर मामलों में ऐसा था। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था किस पर टिकी हुई है? सामंतों। किस पर टिकी हुई है? और ये जो सामंती व्यवस्था थी ये कैसी थी? वंशानुगत। कैसी थी? किस पर आधारित थी? बंधुत्व। किस पर आधारित थी? जिसमें एक भाई तो बनता था राजा और जो बाकी भाई होते उनको क्या बनाया जाता? सामंत। उनको जो जमीन दी जाती उस जमीन को क्या बोलते? अच्छा, कोई ये पूछे कि जागीर क्यों दी जाती है उनको? तो एक तो प्रशासन संभालने के लिए, कि वहां का लुक आफ्टर करेगा कौन, वो बंदा कर लेगा। और क्यों दी जाती है? वो खाएगा क्या? एक भाई तो राजा बन गया, बाकी भाइयों की सैलरी कहां से आएगी? तो बाकी भाइयों को तो तू ये इलाका संभाल ले, यहाँ का टैक्स हमें दे दिया कर और तेरी सैलरी अपने पास में रख लिया कर। तो बाकी भाइयों के सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए और प्रशासन संभालने के लिए ये जमीनें दी जाती। ये व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि आप यूं मान लीजिए जैसे अपने शादी में टेंट लगाते हैं, तो टेंट में होता है कि 4 पिलर लगाए साइड में, एक पिलर लगा दिया बीच में। बस ये मान लीजिए बीच वाला पिलर राजा है, साइड वाले पिलर क्या है? सामंत। यदि साइड वाले पिलर में से भी कोई एक भी पिलर हिल गया तो भी टेंट एक साइड से झुक जाएगा अपना। पर यदि बीच वाला पिलर निकाल दोगे तो टेंट बीच में से झुक जाएगा और बाद में वहां पर कोई भी काम हो नहीं पाएगा। समझ, राजा हिल गया तो पूरी व्यवस्था ही चेंज हो गई, पर साइड वाला भी हिल गया तो व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था। इसका मतलब सबका इसके अंदर योगदान है। तो हम कहते हैं हमारी व्यवस्था टेंट के समान थी। किसके समान थी? कोई पूछे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था किसके समान थी? किसके समान थी? टेंट। जिसमें बीच वाला पिलर क्या है? राजा, और साइड साइड वाले पिलर क्या है? सामंत। लिखो, थोड़ा सा लिखना शुरू करो। देखो, हमारी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। अवर मिडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। हमारी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। अवर मिडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। हमारी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। अवर मिडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। देखो, इस व्यवस्था में, इन दिस सिस्टम, राजा अपने संबंधियों को भूमि बांटता था,
राजा अपने संबंधियों को भूमि बांटता था। किंग डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू दियर रिलेटिव्स, टू हिज रिलेटिव्स। राजा अपने संबंधियों को भूमि बांटता था। किंग डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू हिज रिलेटिव्स, अपने संबंधियों को भूमि बांटता था। इस भूमि को जागीर अथवा ठिकाना कहा जाता था। दिस लैंड वॉज कॉल्ड एज जागीर और ठिकाना। इस भूमि को जागीर अथवा ठिकाना कहा जाता था। दिस लैंड वॉज कॉल्ड एज भूमि और जागीर और ठिकाना। दिस लैंड वॉज कॉल्ड एज जागीर और ठिकाना। इस भूमि को जागीर अथवा ठिकाना कहा जाता था। तथा जिसको ये भूमि मिलती थी उसे सामंत कहा जाता था। लैंड होल्डर वॉज कॉल्ड एज फ्यूडल लॉर्ड। तथा जिसको यह भूमि मिलती थी उसे सामंत कहा जाता था। एंड लैंड होल्डर वॉज कॉल्ड एज फ्यूडल लॉर्ड। जिसको यह भूमि मिलती थी उसे सामंत कहा जाता था। यह भूमि उन्हें प्रशासन संभालने तथा जीवन निर्वाह के लिए दी जाती थी। यह भूमि उन्हें प्रशासन संभालने तथा जीवन निर्वाह के लिए दी जाती थी। दिस लैंड वॉज गिवन टू देम फॉर हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वाइवल। यह भूमि उन्हें प्रशासन संभालने तथा जीवन निर्वाह के लिए दी जाती थी। दिस लैंड वॉज गिवन टू देम फॉर हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वाइवल। यह भूमि उन्हें प्रशासन संभालने तथा जीवन निर्वाह के लिए दी जाती थी। लाइन चेंज कर लिखो। यह एक वंशानुगत व्यवस्था थी। इट वॉज ए हेरिडिटरी सिस्टम। यह एक वंशानुगत समझते हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। यह एक वंशानुगत व्यवस्था थी। इट वॉज ए हेरिडिटरी सिस्टम। यह एक वंशानुगत व्यवस्था थी। इट वॉज ए हेरिडिटरी सिस्टम। यह व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। यह व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। यह व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। किस पर आधारित थी? बंधुत्व पर आधारित थी। जम्स्टोड ऐसा कहता है कि हमारे यूरोप में राजा और सामंत, इसमें राजा तो होता था मालिक, राजा क्या होता, और सामंत होता उसका नौकर, सेवक। क्या होता था? तो जम्स्टोड कहता है यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी वो उनमें संबंध किस प्रकार के थे? स्वामी और सेवक। राजा तो क्या होता था? स्वामी। और सामंत क्या होते उसके? तो उनको कोई भी सेवा करवा सकता है उनसे। हम कहते हैं ना साहब, यहाँ तो हमारे भाई बंधु होते थे, भाई बंधुओं को नौकर कैसे बनाया जा सकता? आपका भाई आपका नौकर थोड़ी हो सकता है। तो हम कहते हैं हमारी व्यवस्था जो थी वो सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ऑनर एंड ड्यूटी, रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी। राजा सामंतों को सम्मान देता था। क्या देता था? ऑनर के साथ। ये नहीं किसी को तू तड़ाके से बुला ले। अब होता क्या है भाई, एक राजा है, उसने अपने भाई को क्या बना दिया? सामंत। वो राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा। तो जो पहले वाला सामंत है उसका काका है ना, पहले वाला सामंत है उसका क्या है? तो काके को ये थोड़ी कह सकता हो काके इधर राजा, नहीं कह सकता ना। उसको तो इज्जत से बुलाना पड़ेगा, तो सम्मान देना पड़ेगा। और वो जो सामंत है, जो सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभाएगा। राज्य के प्रति क्या निभाएगा? जैसे क्या कर्तव्य? प्रशासन संभालना। तो प्रशासन संभालना क्या है? कर्तव्य। भाई वो क्यों काम करे वहां पर? तो वो कहता है भाई नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को जो जमीन मिली है तो इसका मैं शासन संभालूंगा, तो मैं, ये मेरा क्या है अपने आप में कर्तव्य। तो हम कहते हैं भाई यूरोप की सामंती व्यवस्था में उनके रिलेशन किस प्रकार के थे? स्वामी और सेवक। पर हमारे से स्वामी और सेवक के नहीं थे। हमारे रिलेशन किस पर आधारित है? रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी। आप मुझे इज्जत दो, मैं आपके प्रति क्या निभाऊंगा? कर्तव्य, है ना। इज्जत नहीं मिलेगी तो कर्तव्य निभाने की भी आवश्यकता नहीं। और खाली कर्तव्य निभाओगे तो साथ में क्या देना पड़ेगा आपको? सम्मान भी। खाली कर्तव्य निभाए नहीं जाए। लिखो, जम्स्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जम्स्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जम्स्टोड, यूरोप की सामंती व्यवस्था में, इन फेडरल सिस्टम ऑफ यूरोप या इन यूरोपियन फेडरल सिस्टम, यूरोप की सामंती व्यवस्था में, यूरोपियन फेडरल सिस्टम,
राजा तथा सामंत स्वामी व सेवक की तरह थे. किंग एंड फिडल लॉर्ड्स वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट. राजा तथा सामंत स्वामी तथा सेवक की तरह थे. किंग एंड फिडल लॉर्ड्स वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट्स. राजा तथा सामंत स्वामी व सेवक की तरह थे. वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट. लेकिन हमारी सामंती व्यवस्था, बट अवर फ्यूडल सिस्टम, लेकिन हमारी सामंती व्यवस्था बट आवर फ्यूडल सिस्टम सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी. वॉज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी. सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी. आर बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी. जैसे क्या, कैसे सम्मान दे रहा है? तो भाई राजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता, उसमें किसकी सलाह लेता? राजा के बाद राजा कौन बनेगा ये भी कौन डिसाइड करते? सामंत डिसाइड क्या करते थे. बड़ी बात है सारी की सारी. लिख लो. देखो, महत्वपूर्ण मामलों में इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस सामंत राजा को सलाह दिया करते थे. फ्यूडल लॉर्ड्स एडवाइज्ड किंग. सामंत राजा को सलाह दिया करते थे. फ्यूडल लॉर्ड्स एडवाइज्ड किंग. तथा वे उत्तराधिकारी का चयन करते थे. एंड दे इलेक्टेड सक्सेसर. इलेक्ट का मतलब ये नहीं चुनाव करवाते, पर जो 4 लोग हैं उनमें तो बताते, उनमें तो चुनाव हो ही गया एक प्रकार का, इनमें से कौन होगा. एंड दे इलेक्टेड सक्सेसर. वे उत्तराधिकारी का चुनाव करते थे. लाइन चेंज करके लिखो. हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी. आवर फ्यूडल सिस्टम वाज लाइक ए टेंट. अब क्वेश्चन पूछ लेगा हमारी सामंती व्यवस्था किस प्रकार की थी? बाल्टी के समान, लोटे के समान, सीढ़ी के समान, टेंट के समान? किसके समान? टेंट. हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी. अवर फ्यूडल सिस्टम वाज लाइक ए टेंट. अच्छा, आप सुनो, देखो, टेंट के समान होने का मतलब सब लोग बराबर है, सारे पिलर बराबर खड़े, सब लोग क्या है बराबर. बस बीच वाले पिलर पे बाहर ज्यादा है, साइड वाले पिलर पे थोड़ा बाहर कम है, इतना ही फर्क है. मुगलों की जो सिस्टम था ना, उसको बोलते हैं मनसबदारी. क्या बोलते हैं? मुगलों का जो सिस्टम था उसको क्या बोलते हैं? मनसब. मैंने कभी बताया भी होगा, नहीं बताया, सुन लिए बात. एक 2 शब्द देखो, एक है मनसब और एक है दार. कौन कौन से 2 शब्द है? एक तो मनसब और एक है दार. दार का तो मतलब होता है मालिक. दार का मतलब क्या था? ठेके का मालिक, थाने का मालिक, तहसील का मालिक, रिसाले का मालिक. आप पढ़ते हो रिसालदार मेहराब खान ने 57 में क्रांति की, पढ़ते हो? तो रिसाला मतलब होता है सेना. रिसाला मतलब क्या होता है? सेना. तो सेनापति को क्या बोला करते? रिसाल. एक शब्द मनसब. मनसब का मतलब होता है पद. मनसब का मतलब क्या था? पोस्ट. पोस्ट जो होती है उसको क्या बोलते? भाई मैं तो आपसे पूछूंगा यार, तुम कौन से पद पे, उसमें पूछे तुम्हारे पास कौन सा मनसब है? मनसब का मतलब पद. दार का मतलब मालिक. जिसको पद मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ठेका मिलेगा ठेकेदार, तो पद मिलेगा वो मनसब. अब मुगलों में जो भी पद पर होता उसको बोलते मनसबदार. जो भी पद पर है उसको क्या बोलते? किसी भी पद पर हो सकता है, पर वो सारे के सारे क्या होंगे? मनसब. जैसे आज का दोगा आपको तो अधिकारी, जिसको अधिकार मिला वो क्या है? अब किसी के पास अधिकार कम हो सकता है, किसके पास अधिकार? आपको प्रधानमंत्री, उनके पास अधिकार ज्यादा. सामान्य कोई कर्मचारी, उसके पास अधिकार कम है, तो वो भी अधिकारी, ये भी अधिकारी. यही तो बात हुई. एक आईएएस भी अधिकारी है, तो दूसरा है वो भी अपने आप में कर्मचारी है, पर उसके पास अधिकार कम हो, उनके पास अधिकार ज्यादा. मुगलों की इस व्यवस्था को 10 से लेकर 10,000 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, अलॉट करते. कहां से कहां के बीच में रैंकिंग दी जाती. ऐसे बोलते भाई तू 10 का मनसबदार है, तू 50 का मनसबदार है, तू 100 का मनसबदार है, तू 120 का मनसबदार है, 270 का मनसबदार है, तू 500 का मनसबदार है, तू 1000 का मनसबदार है, तू 5000 का मनसबदार है, तू 4000 का मनसबदार है. ऐसे अलग अलग पद बांटे जाते हैं उनको. अब इससे क्या पता चलता है? इससे आदमी की औकात पता चलती. क्या पता चलती? भाई मैं अभी कहूं, जैसे मैं अभी आपको कहूं कि यार मेरे 4 दोस्त हैं
उनमें एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक थर्ड ग्रेड है, एक फोर्थ ग्रेड है। आपको मैंने नहीं बताया कि वो किस किस नौकरी पर है, पर आपको इतना तो पता चलता है कि सर फोर्थ ग्रेड है तो वो कोई एकदम सर लिपिक का वैसे कोई काम होगा उनका। मैं कहूंगी थर्ड ग्रेड तो आपको सर मास्टर जी लग गए होंगे, है ना। मैं कहूंगी सेकंड ग्रेड है तो आपको लगता है कोई रेलवे में कैसे किसी सर्विस के अंदर हो सकता बंदा। मैं कहूँ फर्स्ट ग्रेड है तो आपको सर वो RSIS भी हो सकता है ना। इतना तो अंदाजा लगा रहे हो, या आप ये भी एक मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हो कि सर फर्स्ट ग्रेड वाले की तनख्वाह तो गजब होगी, है ना, और फोर्थ ग्रेड वाले को इतने ज्यादा रुपए मिलते। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाला में अंतर होगा, पर सर अब कितना अंतर हमें पता नहीं चल रहा, पर इतना तो सेकंड ग्रेड को ज्यादा मिलती है, थर्ड ग्रेड को क्या मिलती है, ये भी तो हम औकात चीज बता रहे हैं। ये भी तो उनका वही तो स्टेटस ही तो बता रहे हैं, किसका ज्यादा और किसका कम। तो वो का वो उस टाइम था 4 मनसबदार लाके खड़े किए कि एक 2000 का है, एक 2500 का है, एक 4000 का है, एक 5000 का है। इनमें बड़ा कौन छोटा कौन पता चल गया। 5000 वाला, फिर 4000 वाला, फिर 2500 वाला, फिर 2000। ये भी तो उनकी औकात ही पता चल रही है। तो ऐसे मनसब बांटे जाते हैं। अब इसके आधार पर ये तय होता है, जैसे आज एक फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह ज्यादा, सेकंड ग्रेड की तनख्वाह कम, थर्ड ग्रेड की कम और फोर्थ ग्रेड की और कम। वैसे 5000 का मनसबदार तनख्वाह ज्यादा, 4000 का मनसबदार तनख्वाह कम, 3000 का मनसबदार तनख्वाह और कम, 100 का मनसबदार तनख्वाह और कम। फिर मान लो कल को सारे कर्मचारी इकट्ठे होते हैं तो आज भी उनका बैठने का ऑर्डर हो तो ये होगा कि फर्स्ट ग्रेड वाले आगे बैठेंगे, फिर सेकंड ग्रेड वाले बैठेंगे, फिर थर्ड ग्रेड वाले बैठेंगे, फिर फोर्थ ग्रेड वाले बैठेंगे। आज भी यही ऑर्डर होगा। उस टाइम भी आगे 5000 के मनसबदार बैठेंगे, फिर 4000 के बैठेंगे, फिर 3000 के बैठेंगे, फिर 2000 के बैठेंगे, और जिनके पास 100 और 10 और 50 थे वो खड़े रहेंगे, नहीं बैठेंगे। यही तो होगा उसके अंदर। तो मुगलों की जो मनसबदारी है ये टेंट के समान नहीं है, सीढ़ी है। क्या है, जैसे सीढ़ी होती है अपने, एक सीढ़ी, फिर सीढ़ियों की तरह ये इससे नीचे ऊपर 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 ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो सीढ़ियां उनकी बढ़ती जा रही, सीढ़ी वाली श्रृंखला उनकी। अपने ये श्रृंखला नहीं थी, पर अपने राजाओं ने मुगलों से संधियां की। अब राजाओं ने मुगलों से संधियां की तो अपने जो राजा होते मुगलों के दरबार में गए, मुगलों के दरबार में गए तो मुगलों ने उनको कहा तुम मनसबदार हो, तुम इतने के मनसबदार, तुम इतने के मनसबदार हो तुमसे। अब जिस राजा ने संधि की उसके सामंत भी उसके साथ गए, तो राजा को 5000 का मनसब दिया तो सामंत को भी दिया, तू 3000 का, तू 2000 का, तू 1000 का। तो हमने कहा फिर तो सीढ़ी वाली हो गई। तो हम कहते मुगलों के दरबार में रहते तब तक तो अपनी भी कौन सी थी, सीढ़ी। अपने यहाँ पे आते वापस टेंट था। हमारा मूल ढांचा किसके समान था, टेंट। उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। लिख लो, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के कारण, ड्यू टू मुगल मनसबदारी सिस्टम, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के कारण, ड्यू टू मुगल मनसबदारी सिस्टम, हमारी सामंती व्यवस्था सीढ़ी के समान हो गई थी। Our feudal system became like stairs, became like stairs. हमारी सामंती व्यवस्था सीढ़ी के समान हो गई थी। Our feudal system became like stairs. लेकिन फिर भी बट स्टिल इसका मूल ढांचा यथावत बना रहा था। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स was remained like a tent. इसका मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा था। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स was remained like a tent. इसका मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा था। तो मोटी मोटी बात समझ में आई आपकी। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में एक भाई तो क्या बनता, राजा, बाकी भाइयों क्या बांटता, जमीन। उस जमीन को क्या बोलते, जागीरिया ठिकाना। जिसको जमीन मिलती उसको क्या बोलते। वो जागीर किस प्रकार से दी जाती, वंशानुगत। किसको दी जाती, भाइयों को। इसलिए व्यवस्था कैसी थी, बंधुत्व की। यूरोप में सिस्टम कैसा था उनके बीच में, स्वामी और सेवक। लेकिन हमारे क्या था, सम्मान एवं कर्तव्य। मुगलों वाली मनसबदारी कैसी थी, सीढ़ी के समान। तो उनकी वजह से थोड़े बहुत चेंज तो आए थे, लेकिन फिर भी मूल ढांचा कैसा बना रहा, ये था। अच्छा, राजा जब भी उत्तराधिकारी चुनता तो किसकी सलाह लेता, सामंतों की। कोई महत्वपूर्ण मामला लेना होता तो भी किसकी सलाह। इसका मतलब बराबर इज्जत दे रहा उनको। इसका मतलब नौकर से सलाह थोड़ी लेते हैं, नौकर से सलाह थोड़ी लेते हैं। अपने घर में नौकर उससे थोड़ी पूछते हैं कि यार तू बता ये काम करेंगे नहीं करेंगे, नहीं होता ऐसा। पर कोई बराबर वाला भाई चाचा जी से तो पूछते ही है, दादाजी यार ये काम करना, ये काम करेंगे नहीं करेंगे। बस सेम अपने वाला सिस्टम है। आपने कहा कि वो सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, इसका मतलब सामंत है वो कर्तव्य संभालें। क्या कर्तव्य है, तो उनका क्या संभालना है, प्रशासन। तो क्या क्या काम करते थे सामंत, तो सामंत एक तो टैक्स लेते और किसको दिया करते, राजा। तो सामंत कौन कौन से टैक्स लेके राजा को दिया करते, वो पढ़े पहले। देखो, सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर, टैक्सेस,
विच वर गिवन बाय फ्यूडल लॉ टू किंग, सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर, टैक्सेस। विच वर गिवन बाय फ्यूडल लॉ टू किंग, सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। एक नंबर लगा के लिखो रेख। एक नंबर लगा कौन सा है? क्या होता था रेख? सबसे बड़ा टैक्स होता लैंड रेवेन्यू। टैक्स कौन सा था भाई? मैंने तेरे को जमीन दी, जमीन का मेरे को क्या दे दे? टैक्स। भूमि दी तो भूमि का राजस्व दे दे, उसको क्या बोला करते? रेख। तो सामंत राजा को जो भू राजस्व दिया करते वो क्या कहलाता था? लिख लो, सामंत राजा को भू राजस्व जमा करवाते थे। फ्यूडल लॉ डिपोजिटेड लैंड रेवेन्यू टू किंग, सामंत राजा को भू राजस्व जमा करवाते थे। सामंत राजा को भू राजस्व जमा करवाते थे। फ्यूडल लॉ डिपोजिटेड लैंड रेवेन्यू टू किंग। यह दो प्रकार का होता था, इट हैड टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता था, इट हैड टू टाइप्स। अब सुन लो पहले, फिर लिखेंगे अपने, पहले मत लिखना। एक को बोलते पट्टा रेख। क्या बोलते? एक को बोलते भर्तू रेख। कौन कौन सी रेखा बताओ देखे? पट्टा रेख और भर्तू। अब सुनना, देखो, जैसे अपने पास घर होता है ना, तो घर का पट्टा होता है। प्लॉट है तो प्लॉट का क्या होता है? पट्टा। अपने पूछते भी हैं कि भाई साहब प्लॉट है तो प्लॉट का पट्टा बताओ, पट्टे वाला प्लॉट है बिना पट्टे वाला प्लॉट है, पूछते हैं अपने, तो पट्टा होता है। ऐसे जब भी किसी सामंत को जमीन दी जाती तो उसको जमीन का क्या दिया जाता? उसको पट्टा। तो जब पट्टा देते उस समय पट्टे में लिख के देते कि यहां से कितना टैक्स आएगा। जैसे मान लो कोई राजा मेरे को दे रहा है तो वो लिखता भाई ये भूमि राजवीर को दी जा रही है, राजवीर को यहां से 1 लाख रुपए टैक्स प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो मेरे पट्टे में कितनी रेख लिखी हुई है? ये पट्टा रेख। ये क्या है? पट्टा। अब मैं वहां गया, मैं जिस साल टैक्स लेने लगा उस साल अकाल पड़ा भयंकर, टैक्स आया 27,000। कितना आया? तो मैं 1 लाख तो जमा नहीं करवाऊंगा, मैं कितना जमा कराऊंगा? 27। जितना मैं जमा करवाता हूं वो क्या है? जो अनुमान लगा के बताया जाए, एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1 लाख तो आ जाएगा, वो तो क्या है? इसका मतलब अनुमानित भू राजस्व है। वो क्या है? एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? पटारे। और वास्तविक रूप में जो जमा करवाया जाता है क्या होता? और ये हमेशा कमी होती थी। कोई बंदा 1 लाख ज्यादा तो क्यों ही करवाएगा? कि मान लो 1,10,000 आ भी गया तो भी वो जमा तो, और कमी होती, ज्यादातर हमेशा थोड़ी ज्यादा ही बताई जाती थी। तो बाद में जितना आता 50,000 आया 60,000 आया तो उतना ही वो जमा करवाएगा। तो जितना जमा करवाता है वो तो क्या हो गई? भर्तू रेख। और जितनी पट्टे में लिखी है वो क्या हो गई? पट्टा। कुल मिला गया पट्टा रेख एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू है, और जो भर्तू रेख है वो एक्चुअल लैंड रेवेन्यू, वो अनुमानित भू राजस्व है, और ये आपका वास्तविक भू राजस्व। आई बात समझ में? लिखो, ए लगा के लिखो पट्टा रेख। लिखो, यह अनुमानित भू राजस्व होता था, इट वॉज एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू। यह अनुमानित भू राजस्व होता था, इट वॉज एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू, जो पट्टे में लिखा जाता था, विच वॉज मेंशन्ड इन पट्टा। जो पट्टे में लिखा जाता था, विच वॉज मेंशन्ड इन पट्टा। दूसरा लिख लो भर्तू रेख। दूसरा कौन सा है? यह वास्तविक भू राजस्व होता था, इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू। यह वास्तविक भू राजस्व होता था, इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू। यह वास्तविक भू राजस्व होता था, इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू, जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था, विच वॉज डिपोजिटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड। जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था, विच वॉज डिपोजिटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड। समझ गए ना बात? जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था, विच वॉज डिपोजिटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड। तो पहला टेक्स्ट तो कौन सा हो गया? रेख। दूसरा लिखो उत्तराधिकार शुल्क, सक्सेशन फी।
उत्तराधिकार शुल्क, सक्सेशन फी। अब कैसे दे, सुनना देखो, क्या थी सक्सेशन फी, क्या थी। एक राज्य, उसमें एक राजा है, एक उसका क्या है, सामंत। सामंत मर गया, सामंत के मरने के बाद अगला सामंत कौन बने, उसका बेटा, क्योंकि व्यवस्था वंशानुगत है। व्यवस्था कैसी है, वंश। वो जब भी बनेगा ना, वो राजा को टैक्स देगा। जो सामंत का उत्तराधिकारी होगा वो राजा को क्या देगा, सामंत के उत्तराधिकारी द्वारा राजा को जो टैक्स दिया जाता है उसको क्या बोलते, या मैं इसको ये कह दूं, नया सामंत राजा को जो भी टैक्स देता है उसको क्या बोलते, तलवार बंदाई। याद आई आपकी बात, याद आई बात। तो नया सामंत राजा को जो भी टैक्स देता है वो क्या है, नया सामंत का मतलब क्या, सामंत का उत्तराधिकारी। जो सामंत का उत्तराधिकारी बनेगा वो राजा को क्या देगा, टैक्स। लिख लो, नए सामंत द्वारा राजा को कर दिया जाता था। न्यू feudal lord gave tax to king। नए सामंत द्वारा राजा को कर दिया जाता था। न्यू feudal lord gave tax to king। लिखो, इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इट हैज वेरियस नेम्स, इट हैड वेरियस नेम्स। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इट हैड वेरियस नेम्स या डिफरेंट नेम्स। जैसे मैं जैसे उतार रहा हूं वैसे उतार लो, फिर अपने बात करें। बताओ, देखिए मेवाड़ में क्या क्या नाम थे इसके, तलवार बंधाई, केद, खालसा, नजराना। मारवाड़ में क्या क्या नाम थे, हुक्मनामा और पेशकश। एक एक बात करते हैं। देखो, कौन जमा करवाता है टैक्स, कौन करवाता है, सामंत किसको जमा करवाता है। होता क्या था, एक सामंत मर गया, अपने घरों में भी नॉर्मल रिवाज होता है, घर में सबसे जो बुजुर्ग आदमी उनकी डेथ हो गई, मतलब दादाजी की डेथ हो गई, तो 12वें दिन घर में पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम होता। तो ताऊ जी सबसे बड़े हैं, तो ताऊ जी के सिर पे क्या बांधी जाएगी, पगड़ी। अपने घर के उत्तराधिकारी वही है, दादाजी के बाद सबसे बड़े वो है, तो अपने दादाजी के बाद वो अपने घर के क्या है, उत्तराधिकारी, तो उनके सिर पे क्या बांध दो, पगड़ी। वैसे वैसे वहां पर होता। सामंत मर गया तो 12वें दिन सामंत का क्या चुना जाता, उत्तराधिकारी। पता ही होता था ये बेटा होगा, उसके सिर पे क्या बांधते, पगड़ी। जब वो पगड़ी वाला कार्यक्रम होता तो वो कार्यक्रम कहाँ होगा, सामंत की जागीर में। जो जागीर है वहां पर, जैसे मान लो बिजोलिया का ठिकाना है तो कहां पर होगी, बिजोलिया। मेवाड़ का राजा कहाँ रहता, उदयपुर। भाई मेवाड़ की राजधानी कौन सी है, उदयपुर। तो राजा अपने 2 बंदे भेजता उस कार्यक्रम में। राजा अपने 2 बंदे भेजे, कहता कि भाई तुम वहां जाओ और जो वहां सामंत बने उसको तलवार बांध देना। जो सामंत बने उसको क्या बांध देना, क्योंकि सामंत का काम क्या होता था, राजा की तरफ से लड़ना। लड़ेगा किससे, तलवार से। तो राजा ने किसी की तलवार बांध दी, इसका मतलब है कि तू मेरा सामंत, आज के बाद मेरी तरफ से तू लड़ेगा। तो राजा की तरफ से 2 आदमी जाके उसको क्या बांध दिया करते, तब वो कार्यक्रम होता, कोई किसी ने पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहनाने के बाद वो 2 आदमी खड़े होते, वो उसके साइड के अंदर क्या बांध देते, तलवार। इसका मतलब है हम तेरे को प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, तू हमारा सामंत है, तो हमारा क्या है, हमने तेरे तलवार बांधी, अब टैक्स दे। इसलिए टैक्स का नाम है तलवार बंधाई। क्या नाम है। यदि वो टैक्स ना दे तो क्या उसके पास जागीर रहेगी, फिर राजा क्या कर लेगा, उसकी जागीर को जब्त
जागीर क्या कर लेगा? जब दो प्रकार की जमीन होती, एक वह जमीन जो राजा के पास होती, एक वह जमीन जो सामंतों के पास होती। राजा के पास होती उसको बोलते खालसा, सामंतों के पास होती वो क्या होती? जागीर। अब एक जागीर है, मतलब वो जमीन किसकी है? सामंत की। लेकिन उस सामंत ने टैक्स नहीं जमा करवाया, तो राजा उस सामंत को उठाके उस जमीन को किससे मिला देगा? खालसा। खालसा में कैद कर लेगा, ये टैक्स दे दे वरना तुम्हारी जमीन को किस में कैद कर लूंगा। तो यदि आपको खालसा में कैद होने से बचना था, आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो दो नाम हो गए, क्या तो हो गया तलवार बंदा, या क्या हो गया? नजराने का राजस्थानी भाषा में मीनिंग होता है गिफ्ट। क्या होता है? गिफ्ट। तो ये कहते हैं कि टैक्स नहीं है, ये गिफ्ट है। नया सामंत बना है तो जो भी नया बंदा बनेगा वो राजा को क्या देगा? गिफ्ट देगा भाई। वो सामंत बना है तो वो राजा के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाए, वो राजा के प्रति दिखाए कि मैं साहब आभारी हूं आपका, आपने मुझे सामंत चुना है। तो राजा के पास में क्या पहुंचाए? गिफ्ट। गिफ्ट को क्या बोलते? क्या बोलते? नजराना। तो तीन नाम हुए, क्या क्या नाम हुए? कहां बोलते हैं सब? तब पूछेंगे इनमें से कौन सा शब्द मेवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता था? तलवार बंदाई, कैद खालसा, नजराना, पेशकशी। नहीं करते? अच्छा, मारवाड़ में क्या क्या नाम है इसके? सिंपल सा मीनिंग। पेशकशी का मतलब तो गिफ्ट है वापस, है ना? उसने उसको पेशकश की। नहीं कहते? कई बार अखबार में आप पढ़ते हो कि 5,000 रुपए की उसने पटवारी को पेशकश की, रंगे हाथों गिरफ्तार, है ना? आता ना इस प्रकार से, एक बार गिफ्ट ही है वो, उस प्रकार की चीज है पेशकश। तो भाई वो जो नया सामंत बन रहा है और मेरी तरफ से पेशकश है, इसका मतलब आप मुझे क्या बना दो? अपना सामंत। हुक्मनामा का मीनिंग है कि यदि तू हमें टैक्स जमा करवा देगा तो फिर तेरे नाम से हुक्म चलेंगे। तो जागीर में हुक्म किसके नाम से चलेंगे? सामंत। पर सामंत डिसाइड कौन करेगा? राजा। राजा किसको सामंत बनाएगा? जो उसको टैक्स देगा। ये टैक्स दे रहा है तो अब तेरे नाम से हमारे हुक्म जारी होंगे। भाई पहले वाला तो मर गया, अब तो नए के नाम से हुक्म जारी होंगे। किसके नाम से होंगे? जिसको राजा अपॉइंट कर रहा है। राजा उसके बेटे को अपॉइंट करता, लेकिन फिर भी उसको एक टैक्स देना पड़ता, उसको क्या बोलते? हुक्मनामा। तो मेवाड़ में क्या क्या बोलते? तलवार बंदाई, कैद खालसा, नजराना। मारवाड़ में कौन किसको देता है ये टैक्स? क्या राजा से, कोई जनता से कोई भी लेना देना है? बस पृथ्वी सिंह ने जनता पे लगा दिया। पढ़ते हैं हम, तलवार बंदाई कर जनता पर लगा दिया गया था, इसलिए जनता ने क्या किया? आंदोलन। तो आंदोलन का कारण तलवार बंदाई कर, बाकी जनता का कोई लेना देना नहीं। कौन किसको देता है? सामंत। एक अपवाद है जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत? वहां पे सामंत राजा को टैक्स, वहां पर ये सामंतों पे टैक्स लगता नहीं था। अलग से नीचे एक लाइन चेंज कर लिखो, जैसलमेर रियासत में, इन जैसलमेर स्टेट, जैसलमेर रियासत में सामंत राजा को यह कर नहीं देते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट पे दिस टैक्स टू किंग। सामंत राजा को यह कर नहीं देते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट पे दिस टैक्स टू किंग। अगला टैक्स लिखो, चाकरी। अगला टैक्स क्या है? चाकरी। नॉर्मल चाकरी का मीनिंग क्या था? सेवा। अपने कहते हैं बूढ़े आदमी की सेवा चाकरी करनी चाहिए, है ना? बीमार हो गया उसकी क्या करनी चाहिए? सेवा। तो चाकरी का मतलब क्या होता है? सेवा। चाकरी मतलब क्या है? सेवा। तो मतलब सामंत को राजा को क्या देनी पड़ेगी? सेवा। क्या सेवा देगा? एक सेवा तो सैनिक सेवा है। कौन सी सेवा है? जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी युद्ध में सामंत अपनी सेना लेकर जाएगा। ये तो कौन सी होगी? सैनिक। पर मान लो 10 साल युद्ध नहीं हुआ तो युद्ध होगा तो ही तो जाएगा, युद्ध डेली थोड़ी होते हैं। मान लो 10 साल युद्ध नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सामंत को साल में एक बार राजा के पास राजधानी में जाके अपनी चाकरी देनी पड़ेगी। तो क्या चाकरी देनी पड़ेगी? फिर राजा ऐसे काम करवा लेता। उस समय अपने सबसे बड़ा त्योहार हुआ करता दशहरा। कौन सा होता? दशहरा हथियारों का पूजन है, राजतंत्र हथियारों पे पूरा टिका हुआ था। दशहरा बहुत बड़ा मनाया करते। तो किसी सामंत की ड्यूटी लगाई, इस बार दशहरे वाला जो प्रोग्राम है तू जाने, तेरा काम जाने, कहां से रावण बनाएंगे, कहां से कुंभकर्ण और कहां से मेघनाथ, कहां कार्यक्रम होगा, कितने बजे कार्यक्रम होगा, कितनी भीड़ आएगी, भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, कौन सी मिठाई बनेगी, कैसे बंट जाएगी, तेरा काम। सामंत की ड्यूटी लग गई। तो सामंत क्या दे रहा दशहरे में? चाकरी। एक सामंत को और कहा कि वो यार बाउंड्री पर अपने एक किला बनाएंगे, उधर से आक्रमण होने का खतरा है। अब वो किला बन रहा है, अब 1 महीने तक वहां चूना कहां से आएगा, मिट्टी कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा, मिस्त्री कहां से आएंगे, काम कैसे होगा, तू जाने, तेरा काम जाने। चाकरी दे रहा।
एक सामंत हो रहा है, उसको ड्यूटी लगा दी भाई राजा की जो मम्मी है, उसने कहा भाई मैं बूढ़ी हो गई, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, मुझे तो मथुरा और गोकुल घूम के आना है। तो महिला अकेली जा नहीं सकती, साथ में सेना जाएगी, लूटपाट हो जाए और हो जाए। तो एक सामंत का तो सेना लेके जा, तो राजमाता के साथ में वो कहां पर चला गया, सेना लेके। एक सामंत हो रहा है, उसका मेरी क्या ड्यूटी है भाई, मेरी की ड्यूटी बता दो कि भाई अभी अपने राजकुमारी की शादी करेंगे। अब राजकुमारी की शादी करेंगे तो उसके लिए मिठाइयां कहाँ से आए, बारात कहाँ रुकेगी, क्या उसके कपड़े आने क्या नहीं आने, ये ड्यूटी तेरे को दी जाती है। चाकरी अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दीजिए। आप इस बात को कुछ यूं समझ लीजिए कि आज भी अपने घर में बहन की शादी है, चाचा जी को ड्यूटी है कुछ ना कुछ, अब भी तो देते ही है ना। बस ये था भाई, वही तो वो राजा जो है, वो जो सामंत है तो उसके भाई बंधु ही, चाचा लगता है, चाचा का बेटा लगता है, सगा भाई लगता है, चाचा का पोता लगता है, कुछ ना कुछ परिवार के अंदर वो लगता है। इसलिए सब लोगों को क्या संभलाई जा रही है, ड्यूटी, क्योंकि सम्मान एवं कर्तव्य क्या है, वो सेम है। अपने जो चाचा जी घरों में काम भाग भाग के करते हैं, उनको अपने सब अच्छा बताते हैं, अरे ये चाचा जी हमारे बहुत भले हैं। कई दाव के लिचड़ होते हैं, जो काम नहीं करते इस प्रकार टेढ़े रहते हैं, हर ब्याह शादी के अंदर ही टेढ़े रहते हैं, तो उनको गांव वाले भी अच्छे बताते यार ये एक तिरछा ही चलता रहता है, तुम्हारे परिवार के काम के अंदर तो आता नहीं, यही होता है। सेम वो की वो बात उस टाइम थी। तो चाकरी का मतलब क्या हो गया, सेवा। क्या मतलब हो गया, सेवा। देख लो, देखो देखो, सामंतों द्वारा राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी, या राजा सामंत सॉरी सामंतों द्वारा राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी। फ्यूडल लॉर्ड्स गिव सर्विसेज टू किंग, राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी। जैसे क्या सेवाएं थी, लिख लो। जैसे एक एक एग्जांपल लिख लो, जैसे दशहरे का कार्यक्रम को क्या, दशहरे का समारोह, जैसे दशहरा सेलिब्रेशन, दशहरे का समारोह, दशहरा सेलिब्रेशन। जैसे राजकुमारी का विवाह, मेरी जो प्रिंसेस। जैसे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, तो याद रह जाएगी ना आपको दो तीन बातें ऐसे, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन। भाई कुछ भी काम करवा लेते कि भाई साल में एक बार आओ, राजा के प्रति कुछ ना कुछ काम करके जाओ। इससे क्या है, उसको हमेशा फील होना चाहिए कि भाई मैं इसके अंडर में काम कर रहा हूँ, और राजा भी फील करवाता भाई तुम मेरे अंडर में हो, मैं जो तुम्हें काम दूंगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो थोड़ा संतुलन बना रहता है उस चीज से। अच्छा, आप वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि साहब महीने भर काम के तनख्वाह दो, पर इसके बदले में कोई भी पैसे मिलते, चाकरी है, चाकरी के बदले में कोई भी पैसे नहीं। लिख लो, चाकरी के बदले धन नहीं दिया जाता था, चाकरी के बदले में धन नहीं दिया जाता था। मनी वॉज नॉट पेड इन रिटर्न टू चाकरी, चाकरी के बदले में धन नहीं दिया जाता था। मनी वॉज नॉट पेड इन रिटर्न टू चाकरी। लेकिन इसका अपवाद है जैसलमेर, वहां पर चाकरी के बदले में धन मिलता था। लिख लो, अपवाद जैसलमेर, एक्सेप्शन जैसलमेर। वो कहते हैं भाई साहब दशहरे पे काम किया पैसे दो, पॉकेट में नहीं होता काम। लिख लो, एक्सेप्शन, अपवाद जैसलमेर। अब इस चीज को ना आप ऐसे नोटिस करो, आप ये देखो कि जैसलमेर वाले राजा को उत्तराधिकार शुल्क नहीं दे रहे और राजा से चाकरी के ले रहे। इसका मतलब वहां सामंतों के पास ज्यादा टैक्स नहीं है, सामंतों के पास ज्यादा टैक्स, इनकम के सोर्स सामंतों के पास कम है। तो उन्होंने कहा भाई वैसे ही हमारे सोर्स कम है, हम तेरे को उत्तराधिकार शुल्क दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, और हम तेरे चाकरी कर रहे हैं तो तू दे, तेरे पास हमारी तुलना में थोड़े ज्यादा है ताकि हमारा चले। भाई सैनिक सेवा तो हम देते ही हैं, मरते तो ही तेरे लिए, जहां तू कहता है वहां लड़ने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा संतुलन बना दे। इसका मतलब है कि उधर इकोनॉमिक रिसोर्सेज थोड़े कम है, तो राजा कह रहा है कि भाई तुम ये मत दो और उल्टा ये मैं तुम्हें दे दूंगा। बाकी वालों की जगह इकोनॉमिक रिसोर्सेज थोड़ी ठीक रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम उत्तराधिकार शुल्क मुझे दो और चाकरी के बदले मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। आगे बात समझे, तीन हुए, एक तो होगी भू राजस्व, कौन सा आ गया, रेख, नया सामान देगा कौन सा आ गया, और जो सेवाएं देंगे उसको। चौथा लिखो, नजराना। चौथा कौन सा है, नजराना। नजराना एक प्रकार से गिफ्ट है। राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको बोलते युवराज। क्या बोलते, पर राजा के बेटे राजकुमार, पर वह राजकुमार जो अगला राजा बनेगा उसको बोलते युवराज। क्या बोलते, उसकी जो पहली शादी होती, वो 10 एक शादी करेगा,
भाई राजा की रानियां तो खूब सारी है, तो 10 एक ब्याह करेगा, पर उसकी जो पहली शादी होगी वो बड़ी धूमधाम से करते। वो राजा कोई बड़े राजा के परिवार में जाके करता, क्योंकि माना जाता है कि जो पहली रानी होगी वो होगी पटरानी। क्या होगी? पटरानी। और पटरानी का बेटा अगला राजा बनेगा, तो वो थोड़ी धूमधाम से करते। तो उसमें राजा खर्चा ज्यादा या कम? खर्चा ज्यादा, तो फिर वो सामंतों को टैक्स दो। तो युवराज की पहली शादी के समय सामंत जो राजा को टैक्स जमा करवाते उसको क्या था? बस पहली की बात है। उसके बाद अब तू भले 20 कर, हमें कोई लेना देना, पर उनमें ज्यादा खर्चा होता भी नहीं था, तो उनमें टैक्स लेते भी नहीं थे। लिख लो। देखो युवराज के प्रथम विवाह के समय, ऑन फर्स्ट मैरिज ऑफ प्रिंस, युवराज के प्रथम विवाह के समय ऑन फर्स्ट मैरिज ऑफ प्रिंस, सामंत राजा को कर देते थे। फेडरल लॉर्ड्स गिव टैक्स टू किंग। सामंत राजा को कर देते थे। फेडरल लॉर्ड्स गिव टैक्स टू किंग। अगला लिखो, लिखो न्योत कर, न्योत टैक्स। न्योत कर, न्योत टैक्स। अपने गांव में अभी न्योतो कितना न्योता दे के है ना, न्योता कितना दे के है। राजकुमारियों की जब शादी होती उस समय जो सामंत राजा को टैक्स देंगे उसको क्या बोलते थे? अब उसमें सारी राजकुमारियों, उसमें फिर बड़े वाली की बात नहीं सर। अब इसके दो कारण देखो, ये तो राजकुमारियां होती कम थी, है ना, अपने राजस्थान में जिधर प्रॉब्लम ही थी, लड़कियां कम ही हुआ करती थी। फिर दूसरी बड़ी बात, यदि राजकुमारियां है भी 5 है, 7 है, 10 है, कन्यादान देना अच्छा ही माना जाता है ना। तो हर राजकुमारी, फिर राजकुमारियां जितनी भी होती, सामंत खुद भी चाहते कि इनमें क्या दें? टैक्स। राजकुमारियों वाले मामले में कहते युवराज वाली में देंगे, उसमें भी पहली शादी में देंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ब्याह करना तो करो और नहीं करना है तो हम कोई टैक्स ही नहीं। पर राजकुमारियों की शादी पर जो टैक्स दिया जाता है कौन सा था? लिख लो, राजकुमारियों के विवाह के समय ऑन मैरिज ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारियों के विवाह के समय ऑन मैरिज ऑफ प्रिंसेस, सामंत राजा को कर दिया करते थे। फेडरल लॉर्ड्स गिव टैक्स टू किंग। सामंत राजा को कर दिया करते थे। फेडरल लॉर्ड्स गिव टैक्स टू किंग। और ये अपने गांव में अभी भी आप देखा करो, ये व्यवस्था तो अभी भी कि भाई गांव के अंदर आपस में भाइयों भाइयों में बनती है नहीं, कड़वी सच्चाई है। सारे परिवारों में आपस में लड़ाइयां छोटी मोटी हुई रहती है ना। मतलब किसी परिवार में यूं सब भाइयों में अच्छी बन रही है तो गांव वाले यूं डाउट करते हैं कि इनमें क्या कारण है, इतनी अच्छी कैसे बन रही है, अभी तक इनमें लड़ाई क्यों नहीं। अब मान लो कोई चाचा जी नाराज हो रखे हैं, कोई ताऊ जी नाराज हो रखे हैं, फिर कोई लड़के की शादी हुई, अपने परिवार में लड़के की शादी होती है, तो वो एकदम यूं हम नहीं जाएंगे शादी में, जाएंगे नहीं और देख लेंगे बीननी कैसे आएगी हमारे बिना। फिर क्या है, और अपने भी नहीं बुलाते, अपने कहते नहीं आए तो नहीं आए, इनके बिना कौन से हमारी बीननी नहीं आ रही, हम तो ले ही आएंगे। बताओ, मुंह सुझा सुझा के घूमते घूमने दो, पास में घर, उधर दीवार के उधर उनका घर, इधर अपना घर, नहीं आ रहे नहीं आ रहे। फिर 3-4 दिन पहले आ जाते हैं रिश्तेदार, 3-4 दिन पहले रिश्तेदार आते थे, मामा बुआ फूफा, है ना। उनका एक ही काम होता लड़ाई को भड़काना। भाई वो लड़ाई को थोड़ा और तेज करते हैं, उधर उधर उनको जा कहते हैं नहीं बुलाया आपको, बस इस प्रकार की बातें करते हैं। इधर अपने वालों को आगे कहते हैं फर्जी है, क्यों बुलाना इसको, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। फिर उनमें एक आधा कोई होता है वो कहता है अरे अरे ऐसे मत करो, लड़ाई झगड़ा परिवार में चलते रहते हैं, शादी ब्याह के मौके पर सबको एक साथ हो जाना चाहिए, रिश्तेदारों में भले लगोगे अच्छे लगोगे। फिर वो समझौता करवाते हैं बीच में। फिर अपने को कहते हैं जिनकी शादी होती है उनको कहते हैं अरे आप तो बड़ा जीव रखो, आपके घर में शादी है, आप बुला लो, आप चलो वहां पे क्या हो जाएगा। वो ज्यादा देर वही कहते हैं वो आके यहाँ पर हमें बुला ले तो हम चल लेंगे, वरना तो चलेंगे, उनको हमारे यहाँ आना पड़े। फिर भाई चलते हैं, जो वहां पर अपने गए, अपने परिवार की तरफ से गए, उधर चाचा जी बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, वो रिश्तेदार बीच में कहते हैं वाह वाह छोड़ो छोड़ो, जो बात थी वो तो बात वैसी जमीनों की वही बात होती है, इतने बीघे हमें कम दे दिए, इतने बीघे ज्यादा दे दिए, वो कर्जे के रुपए हम पे ज्यादा आ गए, वो कम आ गए, इस प्रकार की बातें। वो कहते हैं वाह वाह भाई छोड़ो छोड़ो, अब अपने इस मामले में कुछ नहीं करना और आप ये इतना और कर देना। और चाचा जी कहते हैं आप ही अब छोटे हो, बड़े भाई है, इतना ध्यान रखना चाहिए। चाचा जी नीचे गर्दन करके सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। उधर गेट के पीछे खड़ी रहती है चाची, वो गेट के पीछे से बाद में उधर से कमेंट्री शुरू करते हैं कि मान तो न्यारा करे थड़ी कम दीर।
बर्तन कम दिए थे हमें ना, बर्तन ही कम दिए थे इन्होंने, ये मेरे तो ये कर दिया यार, वो कर दिया यार, मेरे तो शादी में जो आया था सोना वो भी ये खा गए, मेरी माँ ने संदूक दी थी वो भी इन्होंने रख ली, तोड़ दी इन्होंने हमारी। फिर उधर से कोई जो रिश्तेदार बैठ रहे थे वो उनमें से कहता वाह वाह बिननी वाह, मोटो जीव रागणो नहीं करना या। चाची 420 होती है, 2-4 बातें बोलती है, फिर फाइनली मामला रफा दफा कर दिया जाता है और वो शादी से पहले बुला के ले आते हैं, या आते हैं या नहीं आते, ऐसा कुछ होता है। लड़की वाले मामलों में ऐसा नहीं होता। लड़की की जब शादी है तो न तो कोई अपने कोई बुलाने के लिए जाते हैं, लास्ट रिश्तेदार कहते भी तो कहते नहीं बुला के ले, भाई का ब्याह है, भाई सबकी सांझी है, आओ तो आओ और नहीं आओ तो नहीं आओ, इसमें क्या बुलाना है, क्या न्योते देने हैं इनको। और ज्यादातर मामलों में होता है कि चाचा जी उन शादी के दिन तक नहीं आते, वहीं घूमते रहते, अपने को काम करते हुए सब देख रहे हैं, और जब बारात आने वाली होती है उससे पहले टप चाचा चाची दोनों उधर आ जाते हैं। उनको लगता है ना लड़की के साथ भी नहीं जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, यार लड़की से किस बात की दुश्मनी थी तुम्हें जो तुम इसके अंदर नहीं आए। और वो चाचा जी जो 4 दिन से अपने को काम करते हुए देख रहे थे वो वहां पर आके खड़े हो जाते हैं, अपने को लगता है अब आ गए ठीक है भैया, तो चाचा जी है तो अपना ही ब्लड अपना ही खून है, और वो बाद में आ कहते हैं ये टेंट यहाँ नहीं लगेगा वहां लगो, और तो 4 दिन से आप देख रहे थे। ये बड़ा पिलर उखाड़ो, ये बड़ा पिलर इधर लगाओ, इधर लगाओ। चाची भी अंदर जाके कोई ना कोई काम धंधा लग जाती है, कोई कहता भी नहीं है, उनको मामला ये हो जाता है। तो मतलब लड़की वाले मामलों में आज भी अपने गांव के अंदर इस प्रकार की चीजें होती है। मैं कई बार देखता हूँ कि अभी भी दादाजी की उम्र के लोग, अब तो ये सिस्टम ही समाप्त हो गए पूरे। पहले जब ये था कि ऊंट गाड़ियों पर बैलगाड़ियों पर इधर उधर जाया करते, किसी गांव से ऊंट गाड़ी लेके निकल रहे हैं और गांव में कोई शादी जैसा माहौल देखते, पूछते भाई किसकी शादी है, लड़की की कि लड़के की, पता चला लड़की की, तो कन्यादान दे के आते। वो किस जात की, किस धर्म की, किस परिवार की, हमें कोई लेना देना। उनको ये लगता था कि यार कन्यादान देने से स्वर्ग मिलता है, अपने है अब भी है, अब भाई दूसरे गांव में नहीं, अपने किसी तीसरे तिवाड़े के गांव में जा रहे तो वहां अब लोगों ने कम कर दिया, अब गाड़ियां हैं, लोग निकल जाते हैं जल्दी। पहले ऊंट गाड़ी धीरे धीरे जा रही होती तो रुक भी जाते, पानी भी पी लिया करते, वहां जमा भी करवाते। और फिर मेरे को तो सबसे जोरदार तो वो लगता है, कभी भी गाँव में हमने वो चीज बचा के रखी है, मैंने कभी भी बताया होगा आपको पहले कि भाई अपने गांव में ज्यादातर रिश्तेदारियां वैसी होती है, जहां मेरी बुआ की शादी की हुई है उस परिवार में 4-5 शादियां और कर दी। पहले ज्यादातर शादियां ऐसी होती है ना, सरकारी नौकरियां ये तो होती नहीं थी, अब तो क्या अपने 4 चीज देखते, सरकारी नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा, प्लान टिकट। पहले रिश्ते सारे ऐसे होते कि बुआ की शादी कर दी, फिर बुआ थोड़े दिन बाद में आ गई कि मेरा एक जेठू तो है, मेरे जेठ का बेटा है, इधर अपने भतीजी, अपने घर में बहन है, बुआ की भतीजी होगी तो बुआ जी कहते भाई मैं गारंटी देती हूँ अच्छा लड़का है कर दो, तो वहां कर दी। फिर एक और गई, एक और गई, तो यूं कई बार तो एक ही परिवार की 5-7 सामने वाले परिवार में अपने सारे वो म्यूचुअली हो जाते थे, सारे रिश्तेदार वैसे ही होते। फिर अपने पड़ोसी है उनकी बच्ची की भी विवाह करवा दी, यूं करके एक गांव की 10-12 रिश्तेदारियां हर गांव में मिल ही जाया करती। अब मान लो अपने बुआ के परिवार में किसी की डेथ हो गई, बुआ की सासू मर गई, बुआ की ससुरा मर गया, ऐसे हो जाता है कोई, तो सबके कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, ओडाउनी है ओडाउनी है ना, तो वो लेके जाते। तो अपने बुआ के परिवार में तो सबके लेके जाने पड़ते हैं, तो भाई बुआ की ननदेन, बुआ की जिठानियान, दोरानियान, जेठ है, सासू जीते है ना, जो जो बचे हुए उन सब के लेके जाओ, चला गया हो तो चला गया, उन सब के लेके जाओ बाद में। पर हमारे गांव की वे लड़कियां जो हमारे परिवार की भले ही ना हो, पर यदि उस गांव में शादी की हुई है, उनके कपड़े लेके जाओ कि भाई है तो अपने वाली बहन, भाई ठीक है अपने वाली बहन को थोड़े सूट ज्यादा दे के आओ, उनको भले एक चूनड़ी दे के आओ, अपने वाली का सूट महंगा हो, उन वाली भले सस्ती सी चूनड़ी हो, पर फिर भी कहते हैं भाई सर तो ढक के आना, अपनी बहन बेटी था तो उसके लिए होना ही चाहिए। अपने वाली पीढ़ी भूल गई, वरना दादाजी वाली पीढ़ी के अंदर अभी मेरे दादाजी अभी तक हमारे गांव की सारी रिश्तेदारियां जानते हैं, किसी भी जाति की हो। मैं मान लो यहाँ मुझे कोई बार कोई मिल जाता है और कोई वो कहता है कि अरे आपका गांव वो है, तो मेरे भैया का ससुराल आपके गांव, तो अब मैं कभी गांव रहा नहीं तो मैं जानता नहीं, तो वो मैं भाई किसके, तो मुझे नाम बता दो, फलान जी है उनके। मैं कभी दादाजी के जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ वो फलान जी अपने गांव में कौन है, उनकी बच्ची की शादी वहां की हुई है क्या, उनके वो कोई मेरे को ऐसे देवर मिले थे और मिले थे कुछ भी हूँ, तो वो या उनके परिवार के कोई मिले थे, तो अरे वो तो अपने ही है, ये देख 3 घर छोड़ के ये जो घर है इसके हैं, ये वो सारा वो, और वो मिले तेरे को इस बार तो ध्यान रखना तुम, वो अपने ये लगते हैं वो लगते हैं। तो उनको एक एक चीज ध्यान है किस गाँव में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पहले ये बहन बेटी वाला नहीं बहुत ज्यादा मना करते थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये तो आजकल ही हुआ है जब गाँव में प्यार हो जाता है ना। मुझे लगता है यार आप कुछ भी कर सकते हो, कम से कम ऐसा तो नहीं कर सकते, और आपको जो भ्रष्टाचार करना है वो भ्रष्टाचार किया जाए, कम से कम ये चीज होनी है ना, फिर वो संतुलन ही खो दोगे आप फिर। इसलिए और आजकल ये भ्रष्टाचार खूब है,
उच्च लेवल पर है एकदम। इसलिए मैं जब भी कहता हूं कि अब वो गांव में वो बातें नहीं रही जी, अपने पहले किसी बातें करते होंगे कि ये थे गांव वो थे गांव, अब उस प्रकार के धीरे धीरे व्यवस्था समाप्त होती जा रही। पर वो जब मैं इस टेक्स्ट को देखता हूं तब है कि यार देख, राजकुमार वाले में तो उन्होंने कहा हम एक ही ब्याह में देंगे, वो भी सबसे पहली जो शादी होगी उसी के अंदर सबसे बड़े बेटे की शादी उसी में देंगे। राजकुमारी वाले में सामंत तो नहीं कहा कि हम टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको लगता था हमारी है तो भतीजी की शादी, सामंत है तो राजा के भाई, तो लगता है यार कन्या की शादी है, कन्या की शादी के अंदर तो जमा करवाए जानते, सब जमा करवाते। उस टैक्स को क्या बोलते? न्योत कर। क्या बोलते? एक टैक्स और लिखो, लिखो गनीम बराड़। गनीम बराड़। अगला टैक्स लिखो, छठा टैक्स लिख लो, गनीम बराड़। गनीम का मतलब वैसे होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। बराड़ का मतलब होता है टैक्स। युद्ध के टाइम में जो टैक्स लगे, बताओ युद्ध के टाइम में ज्यादा रुपए चाहिए कम रुपए चाहिए? ज्यादा रुपए चाहिए। तो अब राजा कहता भाई मेरे ज्यादा रुपए लग रहे हैं, राजा किससे लेगा? सामंतों से। तो इमरजेंसी में युद्ध के टाइम में सामंत जो कर दिया करते उसको क्या बोलते हैं? गनीम। देख लो, युद्ध के समय ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय ड्यूरिंग वॉर सामंत राजा को यह कर जमा करवाते थे या सामंत राजा को यह कर देते थे। feudal lords gave this tax to king, सामंत राजा को यह कर देते थे। feudal lords gave this tax to king, सामंत राजा को यह कर देते थे। याद रह जाएगी सारी टैक्स। अब देखो मैंने बताया था आपको कि बूंदी के राजा ने युद्ध कर लगा दिया, इसलिए बूंदी किसान आंदोलन का एक कारण पढ़ा था हमने, युद्ध कर पढ़ा था। तो युद्ध कर कौन सा है? कौन सा है? गनीम। राजा ने सामंतों पे लगाया, सामंतों ने किस पे लगा दिया? जनता पे। पल्ले पड़ गई चीजें। तो आप मुझे बताओगे जो भू राजस्व जमा कराते हैं उसको पट्टे में लिखा, वो तो यदि जमा करवाए, नया सामंत बने, सेवा दे के आए, युवराज की पहली शादी पे, राजकुमारियों के ब्याह पे, युद्ध के टाइम में, ये तो कर्तव्य है। ये तो क्या है? सामंत के कर्तव्य है कि वो राजा को क्या जमा करवाएगा? टैक्स। राजा बदले में क्या देगा? इज्जत। क्या देगा? सम्मान। तो ये सामंतों को विशेषाधिकार मिलते। सामंतों क्या मिलते? अगला लिखो, सामंतों के विशेषाधिकार, प्रिविलेज, सामंतों के विशेषाधिकार। प्रिविलेज ऑफ किंग्स, सामंतों के विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ किंग्स। मैं एक एक लिखता हूं। पहला लिखो ताजीम, पहला कौन सा है? ताजीम। क्या होती है? देखो ताजीम सुनना। देखो, सामंत सैनिक सेवा देते हैं, सामंत सारे लड़ने के लिए जाएंगे। एक राजा किसी युद्ध में राजा ने सेना भेजी, तो राजा की सेना में किसकी सेना जाएगी? सामंतों की। एक सामंत की सेना गई, सामंत उस युद्ध को जीत गया, पर युद्ध में लड़ता हुआ सामंत मारा गया, या सामंत बहुत भयंकर घायल हो गया। मैं कहता हूं सामंत बहुत ज्यादा भयंकर घायल हुआ पर युद्ध को जीत के आया, या युद्ध को जीत के आया, एक अच्छा युद्ध था वो, एक सामंत जीत के आया, अब है तो सामंत राजा का भाई। वापस आया तो राजा खड़ा हुआ और राजा अरे भाई गले लग गया, आज यार तूने अपनी आन बान शान की रक्षा की, आज अपनी इज्जत रखी। राजा ने खड़े होके उसका स्वागत किया। खड़े होके कैसे किया? इसको बोलते ताजीम। क्या बोलते? पर फिर ये कहते हैं कि आज के बाद में ये जब भी दरबार में आएगा राजा इसके स्वागत में खड़ा हो जाएगा। हर किसी के नहीं खड़ा होगा, जो राज्य के लिए गर्दन कटवाए, जो देश के लिए मर मिटे, उनको क्या दी जाएगी? ताजीम। तो ये जब भी आएगा तो इसके स्वागत में खड़ा हुआ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? और ये नहीं, इसके बाद इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता वो भी आएंगे, तो राजा के बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते वो उनके सम्मान में क्या होंगे? आप इस बात को यूं समझ लीजिए, मैं कहता हूं आज भी अपना कोई भारत के परमवीर चक्र विजेता है मान लो, यदि मोदी जी के सामने भी जाएंगे तो मोदी जी खड़े हो जाएंगे। होना भी चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा जो ऑनर लिए बैठा है वो बंदा, मिलिट्री का बंदा है जिसने देश की रक्षा की, उसके स्वागत में नहीं खड़े होंगे तो किसके स्वागत में खड़े होंगे? है ना। आज भी अपने किसी सामान्य फौजी को भी देखते हैं तो भी अपने लगता है कि जय हिंद तो कर ही रहे, लगता है ना। एक सामान्य फौजी है, पहले मुझे याद है गांव के अंदर गाड़ियां जाया करती, फौजी हिलाए होंगे, औरों को तो नहीं हिलाया आपने। डॉक्टर साहब वाली गाड़ी गई तब तो आपने नहीं हिलाया, बेटा भागते देखिए सुई ना लगा दे वैसा डॉक्टर साहब कहीं पर। तो वो जो राजा खड़े होके स्वागत क्या करता, अभिवादन करता, उसको क्या बोलते? क्या बोलते? ताजी। अब ये दो प्रकार की होती, एक होती इकेउड़ी, क्या होती? एक होती दो उड़ी।
केवल आने पे खड़ा हो राजा, तब तो क्या हो जाए, और आने और जाने दोनों पर खड़ा हो तो। अब ये चेक किया जाता कि भाई किस प्रकार का युद्ध लड़ा था। ठीक ठाक सा युद्ध लड़ा कोई बंदे ने और युद्ध जीत गया तो क्या दे दो, एक एवड़ी। भयंकर युद्ध था, जीत गया, लड़ता हुआ मारा गया तो उसके परिवार को दे दी गई दौड़ी। कैसी दे दी गई? इनके परिवार का जब भी कोई बंदा आएगा, इसका बेटा पोता पड़पोता आएगा, तो आने पे भी राजा खड़ा होगा और जाने पे भी राजा। इसका मतलब स्वामी और सेवक के संबंध तो नहीं है, क्योंकि सेवक के आने पे स्वामी कभी भी खड़ा, ये बंधुत्व है, ये मेरा भाई है, हमारे लिए जीत के आया था, इसलिए इसके स्वागत में मैं क्या जाऊंगा, खड़ा। लिखो देखो, जब सामंत दरबार में आता था, वन फ्यूडल लॉर्ड कम इन कोर्ट, जब सामंत दरबार में आता था, वन फ्यूडल लॉर्ड कम इन कोर्ट, राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता है। किंग ग्रीट्स हिम इन स्टैंडिंग पोजीशन, राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता है। किंग ग्रीट्स हिम इन स्टैंडिंग पोजीशन, राजा खड़े होकर इसका अभिवादन करता है। देखो, यह दो प्रकार की होती थी, इट हैड टू टाइप्स, यह दो प्रकार की होती थी, इट हैड टू टाइप्स। लिख लो, इकेवड़ी तथा दौड़ी। इकेवड़ी आगे लिख लो, केवल आने पर, ओनली एंट्री, और दौड़ी एंट्री एंड एग्जिट दोनों पे। इकेवड़ी और दौड़ी, केवल आने पर, आने तथा जाने दोनों पर, बोथ एंट्री एंड एग्जिट, या बोथ कमिंग एंड गोइंग। इकेवड़ी ताजीम और दौड़ी। अब ना आप इसमें यूं सोच के देखो कि यार एक दरबार है, पूरा यूं दरबार लगा हुआ है, सामंत उधर से घुसा है वहां से, जैसे सामंत घुसा है, राजा अपनी सीट पे, जब तक सामंत अपनी सीट पे जाके नहीं बैठेगा राजा खड़ा रहेगा। इससे बड़ी इज्जत क्या हो? पूरा भरा दरबार देख रहा है कि राजा उसके स्वागत में क्या हो गया, खड़ा। फिर हर सामंत को लगता है अगला युद्ध में जीत के आऊंगा, तो इससे अपने आप मोटिवेशन मिलता ना, इसने ये काम किया तो यार हमारे द्वारा भी ये काम किया जाना चाहिए। वो जो आ रहा है उसको कितना यूं फील होता होगा, यार मेरे परिवार ने, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने कुछ किया होगा, ये राजा की पीढ़ियां खड़ी हो रही है। राजा नहीं, उसके बेटे पोते पड़पोते भी इसके मेरे सम्मान में क्या होते हैं, खड़े। मुझे लगता है वो धीमे धीमे और चलता होगा, देखता देखता है आराम से यूं झाड़ झूड़ के बैठता है ना। भाई तभी है, जोधपुर में एक राजा हुआ था, विजय सिंह। कौन राजा था? मराठों से घिरा हुआ था, मराठों से लड़ाई चल रही, उसके पास रुपए नहीं, तो उसके पास एक सामंत आया, उस सामंत ने कहा कि विजय सिंह जी, जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा, आप मेरे को ताजीम दे दो। क्या दे दो? रुपए मेरे से ले लो लड़ने के, और जब मैं आऊं तब मेरे स्वागत में क्या हो जाया करो। उसने कहा ताजीम सर कटाने से मिलती है, किसी युद्ध में कट के मर जा, फिर तू नहीं, तेरे बेटे पोते पड़पोतों को, मैं नहीं, मेरे बेटे पोते पड़पोते भी क्या देंगे। उसने कहा मर जाऊंगा फिर ताजीम किसको चाहिए ऐसे तो ताजीम मिलेगी। मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे, राज सिंह। कौन महाराणा हुए? शाहजहां से नहीं बनती उनकी। किसे नहीं बनती? तो शाहजहां से लड़ाइयां थोड़ी चल रही थी, तो शाहजहां अपना एक दूत भेजता है, वह संधि कर लो, अरे क्यों लड़ाई कर रहे हैं। शाहजहां एक दूत भेजता है, चंद्रभान। कौन भेजता है? अभी मैंने बताया कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में सामंत राजा को क्या दिया करते, सलाह। तो पता चला है भाई चंद्रभान से आ गया अपने पास, तो राजा ने दरबार में अपने सामंतों का, भाई कल अपने चंद्रभान से मीटिंग करेंगे, आपके सबके सामने, बंद कमरे में, कोई मीटिंग नहीं, आपका राज्य बंधुत्व है तो आप भी बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कल है ना दरबार में टाइम से आके बैठ जाना। चंद्रभान से मीटिंग शुरू होने के बाद यदि कोई आया तो मैं ताजीम नहीं दूंगा। मीटिंग शुरू होने के बाद कोई आया तो मैं ताजीम, स्वाभाविक सी बात है, भाई मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है बंदा, तो मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है ना। तो जैसे 12 बजे मीटिंग शुरू होनी, तो भाई 11:30 आके बैठ जाओ, मैं तो 11 बजे आगे बैठ जाऊंगा, 11:30 तक जीते आएंगे उनको मत क्या दे दूंगा, ताजीम। जिसको ताजीम मिली हो उनके आने पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। पर यदि 12 बजे मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद में यदि कोई आया तो मैं फिर खड़े होकर उसको ताजीम नहीं दूंगा, फिर बुरा मत मानना भाई। सबने कहा भाई प्रैक्टिकल बात तो यही है, नहीं थी। एक अब सामंतों के बाद जो सामंत दरबार में थे उनको पता चल गया, बाकी जो सामंत उनके पास लेटर लिख के भेजे गए, भाई कल या परसों जब भी मीटिंग थी आपको आना, इतने बजे तक आपको आना है, बाद में आपको ताजीम नहीं दी जाएगी। एक सामंत लेट आए थोड़े, भाई जैसे मीटिंग 12 बजे शुरू हो गई, 12:15 बजे पहुंचे, तो बाहर जो गेट कीपर था उस गेट कीपर ने कहा कि अंदर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं अंदर, मैं सामंत हूं, मुझे अंदर जाना ही चाहिए, मुझे ताजीम मिली हो, ताजीम वाला सामंत हूं, छोटा मोटा सामंत भी नहीं हूं। उसने कहा सर एग्जैक्टली मैं तभी मना कर रहा हूं कि आपको ताजीम मिली हुई है, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। कैसे?
तो इस कहा हुआ है राजा का कि 12 बजे के बाद जो आएंगे उनको मैं ताजीम नहीं दूंगा। उसने गेट के ऊपर धक्का मार के इतनी औकात है राजा की? राजा नहीं, इसके बाप दादे भी ताजीम देते थे और इसके बेटे पोते भी ताजीम देंगे। मरे थे ना युद्ध में, तब जाके ताजीम मिलती है, यूं ताजीम में नहीं मिलती। वो धक्का देके घुस गया। और जैसे सामंत ने पहला कदम रखा, सामंत के दिमाग में राजा खड़ा और राजा खड़ा हो गया, मेरे को क्या दे ताजीम। राजा के दिमाग में ये कि भाई जब मैंने कह रखा है कि 12 बजे वालों को ताजीम नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। उसने एक कदम रखा, राजा खड़ा नहीं हुआ तो उसने दूसरा कदम रखा। राज सिंह जो राजा थे उनके पिताजी का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? तो वो ताजीम उनको जगत सिंह की दी हुई थी। तो उस सामंत से रहा नहीं गया, उसे तो बेइज्जती फील हुई कि यार राजा खड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है कि मुझे ताजीम मिली और राजा मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हो रहा। तो खड़ा खड़ा वहीं दूसरे कदम पर खड़ा खड़ा बोलता है राज सिंह को देख के कि गया राजा जगत सिंह। राज सिंह के पिताजी का नाम क्या था? गया राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह तो मर गए, चले गए। गया राजा जगत सिंह, जगत का रखवाला। वो जो जगत के रखवाले थे, पूरी दुनिया को संभालने वाले थे, अच्छे आदमी थे जगत सिंह, वो तो चले गए। लारा रहेगी चिरमिड़ान किदा मुंह काला, पीछे तेरे जैसी चिरमियां बची है जो मुंह काला करवाने के अलावा कुछ भी करेगी। मतलब कहते हैं राज सिंह को इतना गुस्सा आता है कि राज सिंह उस सामंत को वही मार देता है। दरबार में मार दिया था उसने सामंत को। उसको भी पता होगा ये बात, क्या राजा को मैं भरे दरबार में या बात बोलूंगा तो राजा कोई एक्शन ले सकता है। फिर भी उस बंदे के ये था कि ताजीम मिली हो तो खड़ा हो। हम मर जाएंगे लेकिन अपने सामंत का वो जो ताजीम का अधिकार है उसको छोड़ेंगे। तो राजा के सामंत के आने पर राजा उसके स्वागत में खड़ा होकर स्वागत करता। उसको क्या बोलते? केवल आने पे हो तो, आने जाने दोनों पे हो तो वकल पड़ेगा।